नमस्कार सर। कुलदीप सर, आपका अभिनंदन है। जी सर। जी, प्लीज स्टार्ट। आज सबसे पहले मैं अपने पार्टिसिपेंट से पूछना चाहूंगा कि ड्रामा से आप क्या समझते हैं? जी, शुभनीत, सतीश, अभिषेक, पुनीत, अमित। सर ड्रामा एक ड्रामा तरह की से हाँ, एक जी तरह से खेल होता है, गेम होता है। जैसे कोई अदर गेम होता है, उसी तरह ड्रामा भी एक गेम होता है। इसमें कुछ रूल्स होते हैं, कुछ जी। खिलाड़ी होते हैं, इसलिए हम्म ड्रामा को प्ले भी कहा जाता है। हम्म ओके। और सर अगर आप एक्चुअल एक्ट ड्रामा का मतलब देखोगे तो टू एक्ट होता है, टू हम्म एक्ट। तो हम अगर ड्रामा को देखें तो चार तरह से अगर हम देख सकते हैं। पहला हम्म रिचुअल वे में, जहाँ पे हम पूजा पाठ करते थे हम्म अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। हम्म दूसरा मनोरंजन के रूप में, हम्म कि किसी को मनोरंजन। तीसरा अवेयरनेस के रूप में। और चौथा एजुकेशन, जो भी नया कॉन्सेप्ट आया, थिएटर एज हम्म एजुकेशन। हम्म जी जी। और शुभनीत, तो अभिषेक, पहले आप मतलब थिएटर किसी ग्रुप के साथ कर रहे हो? सर मैं वीकेंड्स में अपना ग्रुप रन करता हूँ। अच्छा, मैंने अपना डील से ग्रुप। थिएटर किया हुआ है। ठीक है। ओके और सर अभी एमए के लिए भी तैयारी कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ओके एमपीए के लिए। ओके। एमपीएससी के लिए? नहीं नहीं एमए सर, की तैयारी कर रहे हो हैदराबाद मतलब? यूनिवर्सिटी। कहाँ से? यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। ओके, ठीक यूनिवर्सिटी है। ऑफ हैदराबाद। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ठीक है। तो पहले भी मतलब जो नाटक किए होंगे, कोई नाटक जो आपने मतलब किया हो, जहाँ आपने पढ़ा हो, तो अ, सर मैंने बहुत सारे नाटक किए हैं सर। 2013 से कर रहा हूँ मैं। हम्म। बहुत सारे नाटक किए। अभी लास्ट किया था वो हस्तिनापुर से निर्वासित, इस तरह किया था। जो युवा महोत्सव में लगा हुआ था, श्री राम हम्म टेम्पल। ओके। तो उससे पहले जलियांवाला बाग किया था, ओके। जलियांवाला बाग फाइल्स। और उससे पहले मैंने एक और द्रोणाचार्य किया था, उसमें हम्म गुरुबेंदु किया था। और उससे हम्म पहले एनके राणा सर के साथ काम कर रहा था। अच्छा, एम के राणा सर के साथ काम किया, ठीक है। जी जी। ओके। हाँ, अभिषेक, आपने मतलब सही कहा है जो भी आपने कहा है ना। ड्रामा एक्टर, ठीक है, एक्टर, और थ्रो एक्शन गिविंग द मैसेज, है ना, गिव द मैसेज टू द ऑडियंस, है ना। तो हम मतलब एक्टर के थ्रू ऑडियंस को एक मैसेज देते हैं, है ना, कोई भी हो, चाहे वो हंसी का हो, गमी का हो, जो भी, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो एस्पेक्ट ऑफ ड्रामा है ना। इसमें हम मतलब ड्रामेटिक स्ट्रक्चर, प्लॉट, करेक्टर, है ना, और नाटक की बनावट, कल्पना और कल्पना से लेकर सेटिंग, है ना, उसमें प्रॉप्स, संवाद, डायलॉग्स, वो सब की बात करेंगे, है ना। पहले तो हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, है ना। तो ड्रामा एक इज द मोस्ट डिपेंडेंट आर्ट, है ना। आप सबको पता ही है कि ये अकेला आर्ट, ऐसा ऐसा आर्ट नहीं है कि ये किसी के साथ मतलब अलग अलग नहीं है, ये एक साथ है, कोलैबोरेटिव आर्ट है ये, है ना। तो जिसमें डायरेक्टर भी होता है, एक्टर भी होता है ना, कॉस्ट्यूम भी होते हैं, प्रॉप्स भी होता है, सेट भी होता है ना, लाइट होती है ना। तो थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि जब आप प्ले करते हो, है ना, सबसे पहले हम क्या चीज देखते हैं उसमें, है ना। सबसे पहले जब कोई नाटक करना हो, या कोई ड्रामा हमने करना हो, तो सबसे पहले हम क्या, हमारी सिलेक्शन क्या रहती है, हम क्या करने जा रहे हैं?
स्टेज, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट राइट जी। सबसे पहले नाटक हम कर किन के सामने रहे हैं, ऑडियंस कौन सी है ना। फिर हम सेलेक्ट करते हैं नाटक को पढ़ते हैं, है ना। नाटक पढ़ते हैं, उनमें से सिलेक्ट करते हैं कि ये नाटक हमने इस ऑडियंस के सामने करना है, इस ऑडियंस के सामने नहीं करना है ना। फिर एक डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर उसको मतलब डायरेक्ट करता है, उस प्ले को डिजाइन करता है कि ये नाटक ये इसका डिजाइन ऐसा रहेगा, इसमें एक्टर होंगे, है ना। वो कास्टिंग करता है, ये कास्टिंग करने के बाद वो उसकी रेसल स्टार्ट होती है, रेसल स्टार्ट होने के बाद उसका वो कॉस्ट्यूम होता है, सेट बनता है। सेट बनने के बाद जब उसकी रन थ्रू स्टार्ट हो जाती है उसकी, फिर लाइट लाइट है ना यूज होती है। और कोई जो अभी सुन रहा हूँ मुझे। यस सर। डायरेक्टर हो गया, अभिनेता हो गया, डायलॉग हो गए, कहानी हो गई, एक्शन हो गया, सेटिंग हो गई, प्रॉप्स हो गए, है ना, कॉस्ट्यूम हो गया, स्टेज हो गई, दर्शक हो गए। लाइट, साउंड, साउंड, लाइट, साउंड, कैमरा। जी। कैमरा तो नहीं अभी इसमें आ सकता, क्योंकि ये फिल्म का कैमरा। आईज को कह सकते हैं कि आईज हमारे कैमरा के काम कर सकती हैं उस वे में। एक जो स्क्रिप्ट होती है उसमें हम क्या क्या चीजें देखते हैं, जैसे मान लो कि एक नाटक है, हमने कोई भी नाटक उठाया, उस नाटक में उस जो उसका टेक्स्ट है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं कि जो उसको नाटक बनाती हैं, जो उसको वो ड्रामा बनाती हैं। सर टेक्स्ट होता है, सब टेक्स्ट होता है, हम्म, कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टराइजेशन होता है कैरेक्टर्स का, सर अकॉर्डिंग टू रिहर्सल अरिस्टोटल, रिहर्सल होती है, इम्पोर्टेंट। हम्म, सर अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल सबसे पहले प्लॉट आता है। हाँ राइट। हम्म, तो उसमें नाटक में स्ट्रगल, है ना, क्रिया, है ना, संकट, एटमोस्फेयर, है ना, ये चीजें भी सब शामिल होती है ना नाटक में। मतलब आज के टाइम में जो मतलब सीरियल वगैरह भी बन रहे हैं, जो फिल्म्स भी बन रही हैं, है ना, तो वो एंटरटेनमेंट का अच्छा साधन है वो, है ना। कि उसमें आप देखो कि पहले हम कोई सबसे पहले क्या होता है, आइडिया, है ना, आइडिया आता है माइंड में कि हम इस आइडिया को हम डेवलप करेंगे, है ना। आइडिया आया, फिर उसको धीरे धीरे हम डेवलप करते हैं, है ना। कि एक करेक्टर है, जैसे हम कहते हैं कि राम आया। राम कहाँ से आया, क्यों आया, किस लिए आया, है ना। राम जब स्टेज पे आया, जहाँ कैमरे के सामने आया, राम क्यों आया, किस लिए आया, है ना, कहाँ से आया, है ना। यस सर, मतलब वही कैरेक्टराइजेशन हो गया कि कैरेक्टर का बैकग्राउंड क्या हाँ है। हाँ, है ना? अब जैसे हमने कल इडिपस का प्ले डिस्कस किया था, है ना। तो इडिपस में क्या है कि अ, एक करेक्टर है जिसको भविष्यवाणी होती है कि जब
एक राजा के जब लड़का पैदा होता है तो भविष्यवाणी होती है कि उसका जो बेटा होगा, है ना, वो बड़ा होकर अपने माँ बाप को ही मार देगा, राइट। तो अब भविष्यवाणी हो चुकी है, अब बाप को पता चल चुका है, ऑडियंस भी बैठी है, ऑडियंस भी देख रही है ये चीज, है ना। और अब पता है कि अब उसको उस देश उसका बाप जो राजा होता है, इडिपस का बाप होता है जो, वो उसको अपने सैनिक को कहकर भेज देता है। वो जो सिचुएशन बनती है, वो संघर्ष होता है प्ले में, स्ट्रगल होती है जो, है ना, एटमोसफेयर जो क्रिएट होता है वहां पे कि अ, एक लड़के को जो भी पैदा ही हुआ है ना, पैदा होने के बाद ही उसको कहीं पे भेज दिया गया है मरने के लिए, है ना। उसने अपने सैनिक को बोल दिया कि ये मेरी ही मौत का कारण बनेगा, इसको भेज दो कहीं पे, या तो इसको मार दो। अब वहां पे सैनिक उसको लेकर जाता है, सैनिक जैसे ही लेकर जाता है तो होता क्या है, उसके मन में दया आती है, वो उसको मारता नहीं, है ना। अब ये चीजें सब ऑडियंस देख रही है, हम लोग टेक्स्ट भी पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि भी यार इसमें ये चीजें हैं कि अब उसको नदी में फेंक दिया, उसको नदी में, है ना, डाल दिया, वो बच चुका है ना, बच्चा बच चुका है, बचकर वो किसी और देश में चला गया। अब जैसे ही वो किसी और देश में जाता है ना, तो क्या है कि अब उस करेक्टर की एक जर्नी है, राइट। वो कहाँ से आया है, कैसे आया, अभी उसको कुछ नहीं पता है, लेकिन जब वो एक देश में दूसरे देश में जाता है तो जो वहां का राजा होता है उसके पास, उसकी भी कोई औलाद नहीं होती, वो उसको अपने पास रखता है, पालता पोसता है, बड़ा करता है। लेकिन जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसको पता चलता है कि फिर भविष्यवाणी होती है कि वो अपने बाप को ही मारेगा, लेकिन उसको पता नहीं होता कि वही उसका वो असली बाप नहीं है जिसके पास वो अभी रह रहा है। माँ बाप को छोड़कर भी मैं अपने माँ बाप को क्यों मारूंगा, राइट। अब वो जैसे ही निकलता है, अब वो रास्ते में जा रहा है, रास्ते में अब हैपनिंग ऐसी हुई कि उसको अपना असली बाप ही मिल गया रास्ते में, पर उसे नहीं पता, इडिपस को नहीं पता कि वो उसका असली असली बाप है। वो उसके साथ उसकी संघर्ष होता है, लड़ाई होती है, तो क्या होता है कि वो एक दूसरे के साथ लड़ पड़ते हैं और वो उसको मार देता है, राइट। अब जैसे ही उसको मारता है तो आगे वो आगे जा रहा है। अब आगे जो देश आता है उसको पता चलता है कि ये श्रापित था देश, तो उसकी आने की वजह से ही थोड़े से लोग उसको मानने लगे कि इसकी वजह से जो श्राप था वो टल चुका है। अब वो उस देश में आता है और उसी देश की जो रानी होती है उसी के साथ वो शादी करता है। अब शादी हो चुकी है उसकी। अब जैसे ही अब वो उसको पता चलता है कि इस देश का जो राजा था किसी ने उसको मार दिया, किल कर दिया उसको। अब वो उसकी सर्चिंग स्टार्ट करता है। अब एक करेक्टर की जर्नी है ना। अब वो कहाँ से आया, वो अपने करेक्टर की एक्सप्लोर कर रहा है ना, उसी उसी को देख रहा है कि इसको किसने मारा। जैसे जैसे उसकी जांच पड़ताल वो शुरू करता है, तब जाकर उसको पता चलता है कि अपने ही बाप को उसने मारा है। अब वहां पे क्या आ गया, सर्कमस्टांस, इडिपस के जो सर्कमस्टांस क्रिएट किए गए हैं इस ड्रामा में, टेक्स्ट टेक्स्ट में, तो वो हमें एक प्ले का रूप देते हैं कि हाँ हमें एक कहानी को जो जरूरत है, करेक्टर, एटमोसफियर, है ना, और स्ट्रगल, है ना। तो ऐसी स्क्रिप्ट के जो मतलब अपना टाइप है, जैसे मतलब हाँ, तो जैसे मोटिवेशन है हमारी उसमें, है ना, क्या उसकी मोटिवेशन क्या है, उस करेक्टर की मोटिवेशन क्या है, कोई बता सकते हैं उस करेक्टर की मोटिवेशन क्या है, मतलब उस करेक्टर का एम क्या है ना। चलिए, प्ले तो ट्रेजेडी है और हाँ जी। इसके अंदर इसने अपनी जर्नी में इसको अगर किया है कि
अपना सच पता लगाना। कैसे? अपना सच जानना या सच तक पहुंचना। हाँ राइट, बिल्कुल सही। हम्म, तो जब हमारे पास मतलब टेक्स्ट होता है तो हमारे पास सिर्फ डायलॉग्स होते हैं ना, तो डायलॉग्स के थ्रू हम मतलब नाटक को पढ़ते हैं, हमारे पास शब्द माध्यम होते हैं। तो ऐसे ही क्या दर्शक हैं, जो दर्शक जाते हैं है ना, नाटक देखने जाते हैं, उसमें से जो क्वेश्चन खड़े होते हैं है ना, प्रश्न जो होते हैं, तो ऑडियंस उसके साथ जुड़ती है ना। उनको पता चलता है कि इसका एम क्या था, इसका कोई कसूर नहीं था, है ना, कि ये तो सब होनी का जो जो भी किया है होनी ने किया है ना, सिचुएशन थी उसकी। तो ऑडियंस मतलब रोती है ना। करेक्टर अब उसको पता है, जब वो लास्ट में जो जब इडिपस अपनी आंखों को मतलब अपने आप को अंधा करता है वो, है ना, तो उसको पता है कि वो उसने जो किया है ना, उसमें उसका कोई कसूर नहीं है, लेकिन वो इस सबको देख भी नहीं पा रहा, और वो अपने आप को गिल्ट भी महसूस करता है कि उसके जैसा पापी कोई नहीं है ना, कि उसने अपनी माँ के साथ है ना शादी की, फिर उससे बच्चे भी पैदा किए, है ना। अब एक प्ले की और एग्जांपल ले लेते हैं, मतलब सखाराम बाइंडर, अगर आपने पढ़ा होगा, विजय तेंदुलकर का प्ले है। तो उसमें क्या है कि एक एक बंदा है जो अ, शराब भी पीता है, सब कुछ करता है वो, है ना, लेकिन उस करेक्टर की एक खासियत है कि वो झूठ नहीं बोलता, राइट। अब वो, और उसकी शादी नहीं हुई है, अब वो अपने जहाँ पे रहता है, तो वो अलग अलग मतलब वो औरतें अपने घर में लेकर आता है जिनको समाज से निकाला जाता है, जिसको किसी के पति ने उसको मारा है, उसको निकाल दिया, है ना, जहाँ मतलब जो समाज से परेशान है उनको वो लेकर आता है घर में, अपनी छत देता है ना, सब वो करता है, लेकिन उसकी एक खासियत है उस करेक्टर की, वो झूठ नहीं बोलता। अगर सकाराम अपन लोगों ने पढ़ा हो। अब उसका एक दोस्त है, हाँ, अब उसका एक दोस्त है दाऊद, है ना। तो दाऊद दाऊद को मतलब साकाराम को दाऊद पे पूरा विश्वास है कि वो जो उसका दोस्त है वो उसको धोखा नहीं देगा, लेकिन प्ले में आप पढ़ते हो कि दाऊद ही उसको धोखा देता है, राइट। तो क्या कि हमें जो टेक्स्ट है, जो नाटक है, वो हमें दिखाता है कि सोसाइटी सोसाइटी को दिखाता है कि सोसाइटी में ऐसे भी करेक्टर हैं या ऐसे भी लोग हैं जो सोसाइटी से मतलब नाखुश हैं, है ना, कि जैसे उस करेक्टर ये है कि सकाराम माइंडर की कि उसकी जो मदर है उसको वो बचपन में ही मतलब उसको बुरा बुला बोलती है ना, बाप उसको मारता है ना, उसको घर से निकाल देते हैं, अब वो बचपन से ही घर से निकल गया, अब उसका कोई मतलब आगे पीछे कोई नहीं है, वो अकेला है एक बंदा, है ना, लेकिन उसके अंदर जो चल रहा है, उसके इनर थॉट्स जो हैं सोसाइटी को लेकर, औरतों को लेकर, वो बिल्कुल अलग है ना, वो मारता भी है ना, है ना, औरतों को भी मारता है, लेकिन वो कंपेयर भी करता है बाकी मर्दों के साथ, बाकी जो सोसाइटी में मेल है उनके साथ वो कंपेयर करता है कि वो जो लोग हैं, है ना, कि वो उनके जैसे नहीं है ना।
जिसने सकाराम बाइंडर पढ़ा है तो वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि क्या है, मतलब ताकि हम सताराम बाइंडर में हम्म, हम्म, सर वो मतलब उसकी स्टोरी ये है कि औरतें लाता है अलग अलग, और जो बाद में एक औरत लाता है उसकी वजह से उसकी अपने दोस्त से भी लड़ाई हो जाती है। तो हाँ, उसको वो भी उसी औरत को लेके उसका दोस्त उसको धोखा देता है। तो हम्म, उसका विश्वास जो है लोगों से और ज़्यादा उठ जाता है। और हम्म, जो उसकी सोच पहले से बनी बनाई है वो उसकी और मतलब रीवेरीफाई हो जाती है कि हाँ, मैं जो मेरी जो सोच है सोसाइटी को लेके वो हम्म, सही है, और वैसे ही फिर से हो जाता है उसके साथ। हम्म, और मतलब और जो उसकी अपब्रिंगिंग है उसी अकॉर्डिंग उसका बिहेवियर होता है। तो ऑलरेडी वो सोसाइटी से मतलब लोगों को पसंद नहीं करता है, बहुत कम लोगों से उसका मिलना जुलना है। तो हम्म, ये उसका कैरेक्टराइजेशन है कि बैकग्राउंड में ये चीज़ें हैं सखाराम बाइंडर की। हम्म, बाकी उसका जो बिहेवियर है औरतों को लेके वो अच्छा नहीं है। हम्म, थोड़ा सा निगेटिव है, वो सारी फीचर्स उसके निगेटिव हैं। उसकी बस एक खासियत है मेन कि वो झूठ नहीं बोलता है। बाकी हम्म, ज़्यादातर कैरेक्टराइजेशन जो है वो काफ़ी मतलब डार्क है, थोड़ा निगेटिव। हम्म। अगर आपने कबीर सिंह मूवी देखी हो, है ना, तो कबीर सिंह और सकाराम बाइंडर में कुछ चीजें सिमिलर आपको लगती हैं कि सिमिलर हैं? कुछ चीजें, कुछ करेक्टर की कुछ नुआंसेस, जो छोटे छोटे से उसका नुआंसेस गुस्सा हैं। और जो वायलेंस है आदमी के अंदर का, वो हाँ, कॉमन है। कॉमन है ना। और और जो सोसाइटी को लेके जो हाँ, फ्रस्ट्रेशन है, हर किसी से लड़ने लगना, भिड़ जाना किसी से भी, ये चीज़ भी थोड़ी सी कॉमन है। और जो कबीर सिंह में जो एक्ट्रेस ने काम किया है, क्या नाम है उसका, जो भी, वो आपको लगता है कि कायरा सकाराम एडवाणी। हाँ, उसका, हाँ, कह रहा है अडवाणी का, उसको आपको लगता है कि उसका जो करेक्टर है वो लक्ष्मी के साथ मिलता जुलता है? सर अगर मैं कंपेयर करूँ दोनों कैरेक्टर को, एक तो वियोग में है हाँ, और हाँ, एक ने अपने आप को ऊपर कठोर बना लिया है, पर वो अंदर से हम्म, बहुत नरम है। अगर अगर हम बाइंडर की बात करें तो वो शो हाँ करता जी, है कि मैं बहुत कठोर हूँ हाँ, और वो अंदर से बहुत बिल्कुल, कोमल है, हाँ, राइट, नारियल की तरह। हाँ, और दूसरा सर उसमें दो स्त्रियों का कंपैरिजन दिखाया है। एक तो सावित्री दिखाने की कोशिश की है जो अपने हाँ, पति के पीछे किसी और को भी मार दे, और हाँ, एक उल्टा दिखाने की कोशिश की है। पर जो उल्टा वाली होती है उसमें सच दिखाया है विजय तेंदुलकर ने कि वो हम्म, स्त्री कितनी हम्म, करेक्टर से कितनी सही है। मतलब ठीक है, हम्म, अगर वो उल्टे काम भी कर रही है वो किसी को मार नहीं सकती, वो किसी का बुरा हम्म, नहीं कर सकती। और जो ये सावित्री है पूजा पाठ करती है और हम्म, उसका मर्डर कर देती है लास्ट में। तो मैं हम्म, दिखाया कि जो पूजा पाठ करते हैं, जो दिखाते हैं समाज में हम अच्छे हैं, वो हम्म, भी गलत काम कर सकते हैं। हाँ, राइट, राइट, सही, हम्म। अब जैसे अब सकाराम बाइंडर का करेक्टर है जो है ना, एक चंपा का करेक्टर है, एक लक्ष्मी का करेक्टर है, एक दाऊद का करेक्टर है, एक चंपा के हस्बैंड का करेक्टर है, राइट। अब हम इन पांचों के करेक्टरों को है ना थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि जो सकाराम है कि उसका जो करेक्टर है कि वो एक उसकी वो घर से भाग गया है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, वो अकेला रहता है ना। अलग अलग औरतों को वो लेकर आता है अपने, है ना, घर पे उनको रखता है, उनके साथ वो डील करता है कि जब तक रहोगी, है ना, सब खाना दूंगा, उनको कपड़ा दूंगा, सब दूंगा, है ना। लेकिन जिस दिन उसका मन भर गया, है ना, वो उनको भेज देता है कि तुम जाओ यहाँ से, है ना। अब उसमें वो देखता है कि औरतों की सिचुएशन कैसी कैसी है ना। उसकी एक कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड में, मतलब कहीं ना कहीं उसके माइंड में ये है कि वो औरतों की एक तरह से रिस्पेक्ट भी करता है, उसको दर्द भी है एक औरत के प्रति, उस करेक्टर के प्रति, है ना, उस करेक्टर को औरत के प्रति, ये मर्द कैसे कैसे हैं कि कैसे औरत की साइकोलॉजी को भी बदल देते हैं, है ना। कि एक एक वो जो औरत लेकर आता है ना घर पे, तो वो देखता है कि उस औरत को, मतलब वो औरत अपने हस्बैंड के कुर्ते के साथ कुर्ते की पूजा करती है ना वो।
जो कुर्ता होता है, तो उसको उस कैरेक्टर की एक हमें शेड हमें देखने को मिलता है कि ये कैरेक्टर उसके साथ हमदर्दी रखता है। और है ना, जैसे अब वो औरत है जो कुर्ते की पूजा करती है ना, तो उसका क्या है कि अब वो अपने मर्द की मार खा रही है, सब कुछ कर रही है ना। एंड द एंड वो अपने जब वो उसको तपेदिक रोग हो जाता है, तो क्या करती है कि वो अब हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल में भी बैठी है ना। सिचुएशन जो हमारी उस टाइम हमें मिलती है ना, सिचुएशन मिलती है जो, है ना, कि वो अब बैठी है, लेटी हुई है। अब सखाराम वहाँ उसके पास है ना, उसके दो बच्चे थे, वो भी आदमी ले गया। लेकिन एंड के टाइम भी वो उससे उससे मतलब अपने बच्चों को, अपने आदमी को ही याद कर रही है। वो पानी उसको पिलाता है, सखाराम उसको पानी पिलाता है ना, एंड के टाइम, है ना। लेकिन वो अपने आप में से भी बात करता है ना, अपने आप से भी बात करता है कि देखो, है ना, भी मैंने उसको एंड छत दी, खाने को दिया, है ना, सब कुछ दिया, है ना। एंड जब उसका एंड टाइम था, उसको पानी भी दिया, पानी भी पिलाया, लेकिन नाम उसी मर्द का, जब वो बात करता है ना। तो उसके अंदर दो दो चीजें चल रही है ना, अ, एक अपने साथ वो एक बातचीत चल रही है, उसकी इनर सोल के साथ बातचीत चल रही है ना। ये ऐसा क्यों, है ना, ऐसे ही क्यों औरतें करती हैं, है ना, औरतों के साथ ऐसे ही क्यों हो रहा है, और बाकी वो क्वेश्चन भी करता है, ऑडियंस को भी क्वेश्चन करता है वो, है ना। अब लक्ष्मी का करेक्टर कोई एक्सप्लेन कर सके, लक्ष्मी का जो करेक्टर है। हम्म, मुझे लगता है कि जो सासाराम है वो अपने सांचे में ढालना चाहता है हर महिलाओं को, जबकि मतलब जैसा कि लगभग सब कुछ करते हैं कि कोई भी महिला जो है उसके सांचे में ढले या उसके अनुसार जीवन करे, अगर वो उसके पास आई है, जीवन हम्म, जिए। और वो उसी तरीके से लक्ष्मी को भी ढालना चाहता है और उसको भी ढालना चाहता है चंपा को, जबकि चंपा क्या है कि उसकी हर बात को मना करती है। जैसे वो चाय बनाने के लिए बोलता है तो वो भी उसको मना हम्म, करती है, फिर भी हम्म, वो बनाता है उसके लिए, उसकी हम्म, नहीं सुनता है। हम्म, और क्या नाम है, जबकि लक्ष्मी उसके सारी बातें मानती है, उसको कहती है, एक समय आता है कि उसको भी भेज देता है उसके भाई के साथ जो भी उसके साथ। हम्म, और जबकि वो जो क्या नाम है चंपा है, वो उसकी बात नहीं मानती। जब लक्ष्मी आती है उसके लिए वो सब कुछ बनाती है, चाय बनाती है, सब कुछ करता है, फिर हाँ, भी वो उसे घर में रख रहा होता है। हम्म, तो इसके पीछे कौन सा कारण रहा होगा, वो मतलब दोनों को फिर भी रखे बैठा है। हाँ। जब वो करेक्टर जब लक्ष्मी को लेकर आता है, तो वो आपने अगर पढ़ा होगा तो देखना कि वो करेक्टर उसके साथ अटैच हो रहा है। बेसिकली क्या कि सखाराम खुद नहीं चाहता कि वो बदले, वो जैसा है वैसे ही रहे, है ना। तो अब वो क्या है कि जैसे ही लक्ष्मी को लेकर आता है, और धीरे धीरे उसमें चेंजेस आने शुरू होते हैं। जैसे कि वो अब पहले वो पूजा नहीं करता था, पूजा पाठ नहीं करता था, अब वो पूजा पाठ करने लगा है घर में, है ना। अब उसको पता चला कि जो लक्ष्मी है ना, वो उससे प्यार करती है ना। मतलब एक तो होता है कि प्यार फिजिकली है ना, इमोशनली। तो उसको पता है जो उसकी फीलिंग है सखाराम बाइंडर की, वो उसकी फिजिकली है, लेकिन जब वो उसके साथ रहता है, मिलता जुलता है, उसको वो भी उसी उसी की इनर सोल की मतलब, है ना, जा रहा है उसकी तरफ। वो सखाराम है। अब उसको पता है
बदल रहा है ना, अपने आप में वो change दिख रहा है कि उसमें मेरे में चेंज आ रहा है, मेरे नेचर में चेंज आ रहा है ना, तो मैं पहले जैसा नहीं रहा हूँ, है ना। तो उससे उस चीज से डर है। अब डर है कि मैं तो अपने आप को खुद को बदलना नहीं चाहता, इसलिए वो पता चलता है कि जब वो पूजा के लिए दाऊद को लेकर आता है, गणपति बप्पा की मूर्ति लेकर आता है, वो उसको बिठाता है घर में, तो उसको बोलता है कि तुम लोग आरती है ना करो। तो अब लक्ष्मी उसको मना करती है, दाऊद को। तो इसमें लक्ष्मी का भी एक शेड देखने को मिलता है हमें करेक्टर का, है ना। तो कहीं ना कहीं सब, कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं करेक्टर, है ना। अब उसका करेक्टर क्या है कि वो दाऊद को मना करती है आरती गाने से। जब वो पता चलता है अपना, सखाराम बाइंडर को पता चलता है कि उसकी लक्ष्मी ने दाऊद को मना किया है, तो वो उससे पूछता है जाकर कि तुमने उसको क्यों मना किया। वो उसको बताती है कि ये मुसलमान है, हम हिंदू हैं, मुसलमान कैसे आरती कर सकते हैं। इसी बात पर सखाराम उसको मारता है कि तू ऐसी बात कैसे कर सकती है, जब मैं कर सकता हूँ उस जैसा। मतलब उसको वो अपने आप को मतलब पापी मानता है ना। मतलब वो अपने आप को तो, अगर बुरा इंसान माने तो मानता है वो कि वो बुरा है तो है ना? अगर वो शराब पीता तो पीता है ना। दारूबाजी करता है ना, रंडीबाजी करता है, जो भी करता है ना, कहता है मैं डंके के जोर पर करता हूँ, है ना। वो ये भी कहता है कि इस कोठे पर कितनी बार चढ़ा हूँ, है ना, जिसको पूछना है पूछ सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है कि अब वो करेक्टर है जो लक्ष्मी के करेक्टर के साथ बिल्कुल ही ऑपोजिट हो जाता है। अब उसको मारता भी है वो। अब उसमें चेंजेस, जो चेंज है वो भी लेकर आई, लक्ष्मी ही लेकर आई है ना। अब उसको गिल्ट भी फील होता है उसने, क्योंकि लक्ष्मी को इतना मारा कि उसको लगता है यार, है ना, बाकी जो मर्द हैं, जो बाकी जो मेल हैं, जो जिनकी वो बात कर रहा है, जिनको वो रिप्रेजेंट करता है ना, कि बाकी जो मर्द हैं वो साले पौने 9 8 हिजड़े, है ना, खुद तो बच्चा पैदा कर नहीं पाते, है ना, गुस्सा उतारते हैं औरत का ना। अब उसको पता है कि उस करेक्टर को पता है कि अब जो वो कर रहा है वो भी सेम ही उन आदमियों को जैसे ही कर रहा है। जब वो बाहर से शराब पीकर घर पे आता है तो उससे वो माफी मांगता है, लेकिन माफी के साथ उसको पता है कि अब जो उसने किया है वो उसकी वजह लक्ष्मी है ना। लक्ष्मी ना कहती उसको, दाऊद को ना मना करती कि तू मत आरती कर, है ना, अगर उसको उससे प्यार ना होता, है ना, तो अब उसको उससे प्यार भी हो गया है ना। उसका एक नेचर भी है, वो औरतों को ऐसे मार भी देता है ना, गाली भी दे देता है ना। अब वो लक्ष्मी को जब कहता है कि भी तू सब कुछ ठीक है, जैसा भी जो भी है, लेकिन तू तेरा मेरा जो भी नाता है वो खत्म है, हमारी कोई शादी नहीं हुई है, कि तू अपने घर जा, है ना, जहाँ अपने भतीजे के पास चली जा, कि मैं तुझसे तुझे ये भी नहीं कहूंगा कि तू मेरे पास क्यों नहीं रही, है ना, जहाँ मेरे पास तुमने, है ना, मैं तुझे कोई तोहमत दूंगा, या मैं तुझे कोई ब्लेम करूंगा किसी चीज पे भी, तुमने ऐसा किया क्यों किया, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दूंगा, पर तू जहाँ पे जाए खुश रहे बस। अब उसका जो शेड है वो चेंज है, वो दिखता है हमें उस करेक्टर का वहां पे, सखाराम भयंकर का। तो उस करेक्टर की जो क्रिया है ना, उसका जो एटमोसफियर है ना, तो वो हमें डायलॉग्स के थ्रू मिलता है ना, उसकी सिचुएशन के थ्रू मिलता है ना, उसके डायलॉग्स में हमें उसका सब टेक्स्ट मिलता है ना, कि वो जो हम उसकी करेक्टराइजेशन करते हैं कि वो कहाँ से आया है, वो बचपन से घर से भाग गया था, है ना, वो ऐसे शराब पीता था, ऐसे रहता था, ऐसे ऐसे औरतें लेकर आता था, ऐसे ऐसे करके वो लक्ष्मी नाम की लड़की को, औरत को लेकर आया, और उसने उसको रखा, उसे उसको उससे प्यार हो गया, लेकिन प्यार होने के बावजूद उसने क्या किया, उसको घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहता। तो उस करेक्टर की ये एक लेयर है ना, वो नहीं चेंज करना चाहता अपने आप को। अब जैसे ही अब वो दूसरी बार चंपा को लेकर आता है, चंपा आती है जब उसके घर में। अब चंपा के करेक्टर की एक बैकग्राउंड है ना, तो चंपा के करेक्टर की बैकग्राउंड जो कौन बताएगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन कौन करेगा।
और चंपा का जो करेक्टर था वो जैसे वो शुरू से वो शायद बनिया की बेटी थी, ऐसा बताना चाहिए मतलब। तो वो दुकान पे भी रहा करती थी और वो हाँ पुलिस वाला थी जिससे उसकी शादी हुई थी। हाँ। तो उसने उसको वो सोचा था, उससे वही शादी की। हम्म। हाँ तो यहाँ से शौक होता है। हाँ हाँ, सही है सही है। हाँ, जैसे तो मतलब हाँ, उसका ना जो दुकान पे रहने से या क्या है कि बहुत पुरुषों के साथ बातचीत करने से वो खुल चुकी थी। उससे हम्म किसी तरह की ऐसी टेंशन नहीं थी, मुझे यहाँ तक लग रहा है जो ऐसा हो सकता है। और जब वो हम्म उससे शादी करती है तो वो हो सकता है उसका करेक्टर में थोड़ा करेक्ट प्लस हो गई वो ड्रग के साथ। हम्म और वो हम्म दारू पीता था तो वो उसको लगता था या उसने उसके चक्कर में दारू पीना शुरू कर दी होगी क्योंकि उसका हम्म करेक्टर ठीक नहीं था। ऐसा हम्म भी हो सकता है। हम्म और वो फिर आगे तक भी रहा, शादी के बाद भी और उससे पहले भी जो वो बस उसकी सुंदरता के प्रति या मतलब जो भी है मोह में आके उसने उससे शादी कर ली होगी हम्म चंपा की, उसके पति ने। मगर उसे नहीं पता था कि उसके भीतरी मन में क्या इच्छाएं हैं और क्या नहीं है, वो चीजें पूरी नहीं हो पाती थी। हम्म तो उसने शायद उसको छोड़ दिया होगा, उसने खुद छोड़ा उसके पति ने नहीं छोड़ा उसे। और उसने ये कहा कि वो पति पीछे मतलब दारू पीता था या ये सारी चीजें थी, इसलिए वो सासाराम माइंड के पास गया। और वहां भी वो चीजें उसकी मतलब पूर्ति हो जाए इसलिए वो उसकी भी नहीं सुनती थी, अपने हिसाब से करती थी। हम्म। हाँ सही कह रहे हो आप, है ना। जैसे कि चंपा को जब वो लेकर आता है, घर पे लेकर आता है ना, सतराम, है ना। अब वो ट्रीट उसको वैसे ही करता है जैसे बाकी औरतों को करता है ना। लेकिन जब उसको पता चलता है कि मतलब वो उसके ऑपोजिट है बिल्कुल, है ना। वो भी उसको ऐसे ही ले रही है जैसे उसके लिए भी, जैसे सखाराम के लिए औरत कुछ नहीं है, मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट टाइप है ना। ऐसे ही उस चंपा के लिए भी वो जो सखाराम है कोई वो बड़ी तोप नहीं है ना। उसके लिए ये भी नॉर्मल है, ठीक है ना। जब उसने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया है तो इसके लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो मतलब कहने का तो ये है कि देखो, करेक्टर ने जो एक कहानी का जब करेक्टर को लिखता है, जब ड्रामा लिखता है, नाटक लिखता है, तो करेक्टर के दो चीजें हैं ना, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। जो करेक्टर को एक नेगेटिव बनाती हैं, एक करेक्टर को पॉजिटिव बनाती हैं। कई बार क्या है कि ऑडियंस के अकॉर्डिंग, है ना, वो नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन करेक्टर के अकॉर्डिंग बड़ा पॉजिटिव हो सकता है। जैसे चंपा का करेक्टर है, चंपा का करेक्टर कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें बाद में नेगेटिव दिखता है ना। जहाँ पहले उसके जो जो उसकी बैकग्राउंड है वो एक उसकी अपनी दुकान थी, है ना। दुकान में वो कैसे काम कर रही थी, है ना। वो जो उसका हस्बैंड था उसने झूठी रेड रेड उसके, है ना, डाली और उसके साथ उसको जबरदस्ती करके उसके साथ शादी की, है ना। शादी करने के बाद मतलब क्या है कि वो उस एज में नहीं थी कि वो उन चीजों को समझ सके, है ना, उन रिश्तों को समझ सके। तो उसके लिए उसको लगा कि ये मर्द हैं जो औरतों को ऑब्जेक्ट की तरह ही यूज करते हैं, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, है ना। वो ऐसे ही अपने आप को वो ढालती चले गई, है ना। अब वो आती है सखाराम के पास, है ना। सखाराम के पास जैसे ही घर पे आती है तो उसको पता चलता है कि ये, है ना, वो उसके साथ डील कर रहा है सखाराम उसके साथ, है ना। तो उसकी वो डील पे कोई ध्यान नहीं है उसका, है ना। वो अपने में, है ना, मस्त है, वो अपने में बातचीत बोल रही है। जैसे उसको बोलता भी तू चाय बना कर लेकर आ ना, तो अब वो चाय के लिए बोलती है भी चाय, है ना, तू मुझे बोल रहा है चाय के लिए, और चाय तो उसे बनानी नहीं आती, उसने उनको भी चाय बनाई नहीं है। अब साकाराम को भी टेंशन है भी, अब मैं क्या करूंगा, चाय तो इसको बनानी नहीं आती, है ना। अब वो उसके लिए फिजिकली भी उसको अप्रोच करता है, लेकिन वो उसको जल्दी हाथ लगाने नहीं देती, है ना। उसको बोलता भी नहीं, है ना, बोलती है कि तू मुझसे दूर रहा, है ना, ये वो। लेकिन सर करेक्टर के सर्कमडांस भी ऐसे हैं कि वो वहां पर रुकना चाहती है, उसके पास ऑप्शन नहीं है कोई आगे। अब वो करेक्टर ऑप्शन ढूंढ रहा है ना। जैसी दाऊद की एंट्री होती है ना, तो दाऊद उसको अच्छा भी लगता है, दाऊद को भी वो अच्छी लगती है ना, लेकिन अब वो उस पे डोरे डालने स्टार्ट कर देती है ना उसको, है ना। अब सखाराम इस बात से भी जल्स करता है कि वो उसको, क्योंकि वो उसको लेकर आया है, चंपा को लेकर आया है ना, उसके साथ डील कर रहा है। लेकिन अब वो अपने दोस्त दाऊद को देखता है कि वो उसके साथ ज्यादा घुल मिल रही है ना। अब उस करेक्टर में एक जेल्स फैक्टर भी आता है ना, सखाराम में। अब वो दाऊद के प्रति जो उसका नजरिया था पहले, जो उसकी फ्रेंडशिप थी, क्योंकि दाऊद उसका बचपन का दोस्त है। तो बचपन में उन्होंने एक साथ, कितना उनका एक दूसरे पे ट्रस्ट होगा, उसको किसी और पे ट्रस्ट नहीं है, उस पे दाऊद पर उसको ट्रस्ट है ना।
अब चंपा है जो अब वो एक ऐसी लेडी है कि वो आ चुकी है, घर में आ चुकी है ना, और वो अपनी मर्जी से रहना चाहती है जैसे वो रहती है ना, कोई जबरदस्ती नहीं वो चाहती है ना, वो उसका करेक्टर एक ऐसा करेक्टर है ना कहानीकार ने क्रिएट किया है ना। सखाराम जो है कि वो औरतों को ऐसे ट्रीट करता है जैसे बाकियों को उसने ट्रीट किया, वो भी उस एस्पेक्ट में यही कर रहा है चंपा से भी, कि जो वो कहेगा वही करेगी, है ना। लेकिन क्या है कि वो नहीं करती, पर धीरे धीरे है ना वो उसको याद दिलवाता है कि उसका करार था, उसकी डील थी, तभी उसी शर्तों पे वो घर घर पे रखता है। चलो, अब वो चंपा अपने उसके सर्कमस्टांस ऐसे नहीं है कि वो अब कहीं और चले जाए, वो कॉम्प्रोमाइज करती है, वो करेक्टर सखाराम के साथ कॉम्प्रोमाइज करती है, लेकिन धीरे धीरे क्या है कि वो दाऊद को अपने जाल में फंसा लेती है, उसके पास एक ऑप्शन क्रिएट हो जाती है उस करेक्टर के पास, है ना। अब दाऊद का जो करेक्टर है, चाहे प्ले में छोटा सा करेक्टर है पर बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है ये, तो कोई और एक्सप्लेन करे तो। और एक चीज और भी लगी कि ना, जो चीज जैसा व्यक्ति उसे चाहिए था, तो वो दाऊद में मिल पाया उसे, ना उसे अपने पति में मिला, ना सासाराम बाइंड्री में मिला, वो हाँ। दाऊद में मिला जो व्यक्ति उसे अपने जीवन में चाहिए था शायद, तभी वो उसके साथ जुड़ पाई। और जबकि सासाराम बाइंड्री के साथ उसने मतलब संबंध बनाने से पहले दारू की भी मतलब ये इच्छा की, और दारू की फिर उसके बाद ही बना। हाँ, राइट। सर दाऊद जो है वो रेगुलर मतलब सखाराम बाइंडर के साथ रोज बैठ के दोनों ड्रिंक करते हैं, बहुत अच्छी दोस्ती है, हर टॉपिक पे बातें करते हैं, तो उनकी आपस में बहुत अच्छी दोस्ती है, ट्रस्ट है। लेकिन जी। चंपा को लेके और लड़कियों को लेके कई बार मतलब दोनों को सोच में दोनों के अंतर आता है, वहाँ पे हम्म। कॉन्फ्लिक्ट है कभी उन दोनों के बीच में, फिर हम्म। चंपा को लेके ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। हम्म। और मतलब बहुत जगह जैसे कोई भी दोस्त होते हैं तो उसका कैरेक्टर इस टाइप से है कि हाँ मैं मतलब अपने दोस्त के साथ बैठ रहा हूँ, सारी बातें उसकी मानता है, अच्छी अच्छी बॉन्डिंग है। लेकिन अ, औरतों के मामले में कई बार वो एग्री नहीं भी कर रहा है, और इस टाइप का एक कैरेक्टर है दाऊद का। हम्म। हाँ, दाऊद को एक्साइटमेंट भी रहती है, जैसे उसका पहली डायलॉग होता है सगराम का ना, कि उसका जो एटमोस्फेयर है, आसपास का जो माहौल है, वो सब ऐसा है कि जब भी कोई औरत को वो घर पे लेकर आता है तो लोग देखने लग जाते हैं ना, झांकने लग जाते हैं, तो उसको हाँ पता है कि है ना, लोग देखते हैं कि अब क्या नया ड्रामा होने वाला है, क्या है ना, अब उसको पता है कि ये इनका रोज का है ना, ये ड्रामा है ना, क्या देख रहे हो, उनको पूछ रहा है क्यों देख रहे हो, है ना, यहाँ कोई नंगा नाच चल रहा है, है ना, क्या कोई का। तो सखाराम और दाऊद लेकिन जब भी वो किसी औरत को, नई औरत को लेकर आता है, दाऊद को पता चल जाता है, दाऊद आता है ना, पूछता है कि नया पंछी लेकर आए हो, कैसे लेकर आए हो, है ना। अब उसके साथ मिलकर बैठ के खाता पीता भी है ना, नशे भी करता है, जो भी है ना। दोस्ती के पीछे एक रीज़न मतलब ये भी हाँ। है, बैकग्राउंड में उसके दिमाग में एक बड़ा रीज़न है कि हम्म। इस वजह से वो सखाराम बाइंडर के पास ज़्यादा आता है, उसका उठना हम्म। बैठना ज़्यादा है कि उसको खुद भी कुछ इस तरह का फ़ायदा हो सकता है। हम्म। हम्म। हाँ, कह सकते हो। जो सखाराम को एक्सेप्ट नहीं है कि मेरा दोस्त ही मेरे साथ धोखा करेगा।
है ना। जैसे कहने का मतलब नाटक, जो नाटककार होता है, नाटककार के पास मतलब 3 चीजें होती है ना। एक तो थीम हो गया, है ना, एक करेक्टर हो गया, एक हो गया डायलॉग, है ना, जिसके माध्यम से वो ऑडियंस तक अपनी बात रखते हैं, है ना। ऐसे ही के उसके पास अब नाटककार के पास क्या है, सतराम भी है ना, लक्ष्मी भी है, चंपा भी है, दाऊद भी है। अब चंपा क्या है, पति, हस्बैंड, जो पुलिस वाला है। उसकी एक उस करेक्टर की अलग से अपनी कहानी है ना, कि वो पुलिस में है और डिसमिस हो चुका है ना। उसकी जो वाइफ थी उसको छोड़ के जा चुकी है ना। लेकिन उस करेक्टर का एक पॉजिटिव पक्ष ये है कि वो अपनी औरत को बहुत प्यार करता है ना। वो बहुत खूबसूरत है जिसे वो प्यार करता है। वो आता है उसके घर, उसको देखने आता है, सखाराम के घर पे आता है जब, है ना। तो उससे बातचीत करता है कि वो तो बहुत खूबसूरत है ना। वो उससे प्यार करता है, उसकी केयर करता है। लेकिन हाँ ठीक है, वो जहाँ पे भी है खुश है, ठीक है, उसे कोई दिक्कत नहीं इस चीज से। वो कि सखाराम के पास क्यों रह रही है ना। जैसे ये कहानी, मतलब ये कहानी में, नाटक में क्या कि प्लॉट है एक, उसके सब प्लॉट है ना, उसमें कहानी के बीच कहानियां है ना। हर करेक्टर की एक अपनी स्टोरी है, अपनी जर्नी है ना। वो कैसे इंटर रिलेट होती है हमारे बाकी करेक्टरों के साथ, सगाराम के साथ कैसे जुड़ती हैं, कैसे लक्ष्मी करेक्टर सखाराम के साथ पास आता है, कैसे जब लक्ष्मी और चंपा एक साथ मिलती हैं जब, है ना, जब वो दारू पीकर सो रहे हैं अपना, लक्ष्मी और सॉरी चंपा और सखाराम, तभी घर से बाहर उसको दरवाजा खटखटाता है ना कोई। तो वो जाता है खोलने, जब सखाराम उसको वो देखता है कि लक्ष्मी बाहर खड़ी है। तो उसको वो मतलब वो अंदर नहीं आने देता, उसको बाहर भेज देता है। लेकिन वो टेंशन में भी है ना, कि अब मैं क्या करूं, कि ये कहाँ से आ गई है ना नई मुसीबत। अब वो बाहर चला जाता है, चलो बाहर जाता है, तो बाहर जाकर जब वो चंपा लक्ष्मी को देखती है, तो उसको लक्ष्मी बोलती है कि वो भी पहले यहीं पे रहती थी, इसी घर में रहती थी, है ना, वो भी झाड़ू पोछा वगैरह करती थी जो आज वो कर रही है ना। तो चंपा को पता चलता है कि अच्छा ये वो है, तो पहले यहाँ पे रहती थी, है ना। अब उसके दिमाग में है ना, माइंड में वो प्लान बनाती है कि अब इसको ऐसे करते हैं कि इसको बाहर कहाँ भेजेंगे, है ना, घर पे रह जाएगी, है ना, घर का सारा काम भी करती रहेगी, मेरे लिए इजी हो जाएगा, है ना। वो इस बात पे मतलब कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं दोनों, है ना, कि हाँ ठीक है, मैं घर का खाना बना दूंगी, लक्ष्मी बोल रही है ना, सफाई भी कर दूंगी, ये भी, है ना, जो खाना बचेगा उसमें से खा लूंगी, कोई मेरा भी मतलब, वो कह रही है कि मेरे पास कोई ऐसा कोई खर्चा नहीं है जहाँ मैं आपको आपके ऊपर बोझ नहीं बनूंगी, है ना। चंपा भी उसको चेतावनी देती है, अगर मेरा ऐसा तुमने फ्यूचर में मेरा कोई पत्ता काटने की बात की तो मैं, मुझसे बुरी कोई नहीं है ना। अब वही प्लान वो अपने, है ना, सखाराम को समझाती है, उसको मनाती होगी, है ना, तो मनाती है भी, हाँ ठीक है इसको रख लेते हैं, ऐसे ऐसे करके। अब वो करेक्टर एक छत के नीचे, है ना, सिचुएशन क्या है, एक छत के नीचे वहां पे रह रहे हैं, चंपा भी रह रही है, लक्ष्मी भी रह रही है, सखाराम भी रह रहा है। बीच बीच में दाऊद का आना जाना भी है ना, साथ में अपना चंपा के हस्बैंड का भी आना जाना है ना बीच में। अब कहानी घर ने एक सिचुएशन दे दी, है ना, एक माहौल क्रिएट कर दिया, है ना। अब माहौल जो क्रिएट किया है उसमें क्या है कि हमें चंपा का जो करेक्टर है ना, अब वो दाऊद के साथ अफेयर कर रही है। लेकिन इस जो सखाराम है वो अभी ट्रस्ट कर रहा है, लेकिन लक्ष्मी जब उसको बताती है कि नहीं, कि तुम जिस पर ट्रस्ट कर रहे हो वो तुम्हारे विश्वास के लायक नहीं है, ये तुम्हें धोखा देगी, है ना, जो उसको पता चलता है। अब जो धोखा दे रहा है वो कौन है, दाऊद, है ना। दाऊद को, दाऊद पर उसको मतलब यकीन नहीं आता कि दाऊद कैसे धोखा दे सकता है उसको, है ना। दाऊद तो उसका बचपन का दोस्त है ना, बचपन से वो एक साथ
पले बड़े हैं, है ना, और उसको सबसे ज्यादा विश्वास ही उस पर था। लेकिन कहीं ना कहीं वो लक्ष्मी पे भी विश्वास करता है, क्योंकि लक्ष्मी वो उसका लिए एक ऐसा करेक्टर है कि जिसने उसमें चेंज लेकर आई, जो जिसने उसकी मार भी सही, सब कुछ सहा, है ना, लेकिन वो कभी उसके सामने नहीं बोली कि तुम ऐसा क्यों। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद भी वो उससे मतलब कहीं ना कहीं अट्रैक्ट है, या उससे मतलब सकाराम के साथ उसका एक लगा है, या सकाराम का भी उसके साथ लगा है, कि वो उस पर ट्रस्ट करता है कि जो ये कह रही है अपना अ, लक्ष्मी जो कह रही है वो सच हो सकता है ना। कि चंपा अगर मतलब चंपा का अगर दाऊद के साथ उसे वो बताती है कि अफेयर है, तो उसकी बात पे यकीन करता करता है वो करेक्टर, है ना। तो इसमें जैसी है कुछ अपने एक माइंड में आपको पता चल रहा है कि एक नाटक है, नाटक में इतने करेक्टर हैं, 5 करेक्टर हैं, 5 करेक्टर में उसके जो घर है, अब घर में बता सकते हैं क्या क्या होना चाहिए घर में, एक घर में उसके क्या होगा। एक बैचलर है जो सिंगल रह रहा है ना, उसके घर में किचन है, किचन में एक बेडरूम है, एक किचन है एक बेडरूम है, तो उसमें क्या क्या प्रॉप्स होंगे। सखाराम का करेक्टर कैसा दिखने में कैसा होगा, उसका कॉस्ट्यूम कैसा होगा, कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी के माइंड में हो, अगर आप मतलब एज एन एक्टर आप अगर उसको पोर्ट्रेट करें उस करेक्टर को, तो सबसे पहले आप मतलब कैसे क्या होना चाहिए, है ना, जहाँ आप एज एन डायरेक्टर आप प्ले को डायरेक्ट करें, तो आपको क्या लगता है कि उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। अरे सर यार। इसमें हम वृत्ति और प्रवृत्ति दे सकते हैं। हम्म। वृत्ति और प्रवृत्ति के हिसाब से अगर हम देखें तो ये महाराष्ट्र का प्ले है, और महाराष्ट्र में जो कॉस्ट्यूम है, जो उनका फोग है, उसके हिसाब से हम उसकी कॉस्ट्यूम डिजाइन कर सकते हैं, हम्म। जो महाराष्ट्र लोग पहनते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। अब जैसे आपने भी महाराष्ट्र की बात की है ना, जैसे कि महाराष्ट्र का एक कल्चर है ना, अब मराठी करेक्टर है, बेसिकली मराठी का जो कल्चर है, उनके अपने रिचुअल है ना, तो वो करेक्टर में भी कहीं ना कहीं दिखेंगे, राइट। जी सर। तो महाराष्ट्र में सर अगर हम देखें तो लोग ज्यादातर वहाँ पे एक शर्ट पहनते हैं, व्हाइट कलर की टोपी लगाते हैं और धोती पहनते हैं। उसकी वजह तो क्या है, मतलब वो एक शर्ट ही क्यों पहनते हैं, धोती क्यों पहनते हैं, मतलब। सर उनका रीजनल फॉर्म उनका ऐसे ही है, वैसा है। हम्म। जो मछुआरे जो जितने होते थे महाराष्ट्र में, उनको इजी हम्म। होता था ये हाँ। कॉस्ट्यूम काम करना। राइट, सही कह रहे हैं बिल्कुल। और दूसरा महाराष्ट्र में अगर हम देखेंगे तो जो उनका लावाडनी करके एक फोग है, हम्म। जिसके अंदर औरतें एक बड़ी सी साड़ी पहनती है। हम्म। तो वो कल्चर बहुत फेमस है महाराष्ट्र में। हम्म। हम मतलब कह सकते हैं कि हम उनका जो इन्वायरमेंट है, जो महाराष्ट्र का इन्वायरमेंट है, वो थोड़ा सा समुद्र की वजह से, है ना, वो ना ज्यादा गर्म है ना ज्यादा ठंडा है, बीच में गर्मियां भी होती हैं, तो उनका जो कपड़े पहनने का स्टाइल है, जहाँ आप देखो कि जो हम बर्फीले इलाके में चले जाएं, बर्फीले इलाके में कि हमें कोट पहनने पड़ेंगे, है ना, लॉन्ग शूज पहनने पड़ेंगे, है ना, हमारा जो वॉइस टेक्सचर है वो भी चेंज होगा, है ना, जो यहाँ का जो टेक्सचर है, वॉइस टेक्सचर है, वो भी यहाँ पे भी चेंज होगा। जब अब पहाड़ों में या सर्दियों वो जो ठंडे इलाके में लोग रहते हैं, उनका खाने का जो वो चेंज होगा ना, अलग अलग होगा बिल्कुल, है ना। और जो उनका कॉस्ट्यूम है वो बिल्कुल अलग होगा, है ना, अपने गर्म इलाके और ठंडे इलाके से ना। क्या इन चीजों का हमारे करेक्टर पे प्रभाव पड़ता है, खाने का, इन्वायरमेंट का। जी सर। जी। तो करना चाहिए, करेक्टर डिजाइन करना चाहिए, प्लॉट डिजाइन करना चाहिए। हम्म। हम्म।
सर तो इस कहानी में जो सखाराम बाइंडर की कहानी है, इसमें जो मुख्य पात्र है ना सखाराम बाइंडर है, तो इसमें कौन हीरो है और कौन विलन है? सर अगर हम टाइटल से देखें तो सखाराम बाइंडर ही इसका मुख्य पात्र है, तो इसके आसपास इर्द गिर्द स्टोरी घूम रही है, तो हम उसको ही हीरो मान सकते हैं। एक मिनट, आवाज आवाज कट रही है, थोड़ी सी दोबारा करना। सर मैं कह रहा हूँ अगर हम प्ले का टाइटल देखें तो उसमें सखाराम ही जो जिसके इर्द गिर्द स्टोरी घूम रही है और सखाराम पे ही प्ले बेस्ड है, तो हम सखाराम को ही हीरो मान सकते हैं इस प्ले का। अभिषेक जी, आपकी ना आवाज कट रही है, थोड़ा सा ना नेटवर्क शायद इशू, तो क्लियर नहीं आ रहा है, आपका साउंड क्लियर नहीं आ रहा है, थोड़ा सा दोबारा बोलें प्लीज। सर हम सखाराम को हीरो मान सकते हैं क्योंकि उसी के नाम पर स्टोरी है और उसी के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूम रही है। हाँ ठीक है, और विलन विलन किसको मानेंगे आप इसमें? इस तरह तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सर लक्ष्मी का जो करेक्टर है ना, अपने स्वार्थ के लिए, जैसे कि वो क्या करती है कि जैसे उससे उसकी हत्या हो जाती है, मगर वो क्या है, फिर वो सोचती है कि हम दोनों रहेंगी, तो रहती है अगर, तो मैं नहीं रह पाती यहाँ ठीक से, वो ये जॉब निकाल दे। तो हालांकि विलन का हत्या तो उसने की, मगर उसका सहयोग देकर उसने अपनी जगह बनाने के लिए उसको दफनाने की, जो जब उसका पति आता है कि वो दफनाने लगते हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा सा करेक्टर अपने स्वार्थ के लिए जो उसने किया उसको थोड़ा सा नेगेटिव करेक्टर ले जा सकते हैं लक्ष्य का एंड में जो आता है, ताकि पूरे शुरू में जो ये चलता रहा उसमें उसका पूरा पॉजिटिव करेक्टर चला, मगर अंत में वो स्वार्थी हो जाती है। सर विजय तेंदुलकर के नाटक अगर आप देखोगे तो उसमें कोई खास विलन आपको नहीं दिखेगा कभी भी, चाहे आप खामोश अदालत जारी देखो, घासीराम कोतवाल देखो, तो उसमें उन्होंने बेसिकली सोसाइटी को ही विलन दिखाया है मेटाफर रूप में, कि सोसाइटी एक विलन का काम कर रही है, वही औरतों की दुर्दशा का कारण है, तो वो बेसिकली सीधा सीधा कभी विलन नहीं दिखाते किसी को। सर कहीं ना सखाराम कहीं सखाराम में कहीं ना कहीं जो हीरो और जो विलन है वो सखाराम ही है ना, उसके इनर और आउटर दोनों है ना। अगर हम उस वर्ड में बात करें कि जो सखाराम इनर से है वो आउटर पे नहीं है, आउटर से नहीं है, जो आउटर से है वो इनर से नहीं है ना। सर सखाराम बाइंडर की फिल्म सभी को मतलब नेगेटिविटी में दिखाया गया है, उनके अंदर की नेगेटिविटी भी शो करी है, तो एक तरह से सभी नेगेटिविटी सभी अंदर के कहीं शो करी है। मतलब हम उस करेक्टर का जो मूल्यांकन है वो हम कथनी और करनी के आधार पे कर सकते हैं ना, वो करेक्टर कह के आ रहा है और कर के आ रहा है ना। जी सर। जी। और उसमें सखाराम बाइंडर में एक उसके पास एक मृदंग है जो वो बजाता है, तो फिर उसका मृदंग के साथ क्या मतलब आपको लगता है, क्या उसके साथ क्या उसका कनेक्शन क्या है? सर इसे उसकी खूबी भी कही जा सकती है, तो उसके अंदर ये उसके मतलब ये खूबी भी कही जा सकती है कि उसके अंदर ये टैलेंट है। सॉरी, आवाज कट रही है आपकी, आई थिंक। सर अगर हाँ जी, अगर सर आप भारतीय संगीत को दो पार्टों में डिवाइड करोगे, साउथ और नॉर्थ, तो सर जो मृदंग देखोगे आप साउथ साइड ही बजाया जाता है। हाँ हाँ
तो सर ये इसका बेसिकली वो फोक डालने की कोशिश की है, टच देने की कोशिश की है, जैसे वृत्ति और प्रवृत्ति के अनुसार भरत मुनि ने हम्म कहा। हम्म हम्म। मतलब नाटक करने ऐसे ही ऑब्जेक्ट क्यों चुना कि अगर एज एन एक्टर आपको लगता है कि ये मृदंग है ना, मृदंग को वो कैसे यूज कर सकता है, उसको उस ऑब्जेक्ट को कैसे वो अपने इनर थॉट के साथ है ना कनेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जो कोई चीजें ऐसी होती हैं कि वो पर्दे पे हम दिखा नहीं सकते, जहाँ ऑन स्टेज हम दिखा नहीं सकते, लेकिन सिंबॉलिकली चीजें हम दिखा सकते हैं उसके साउंड के साथ, है ना, उसके साउंड के साथ हम यूज कर सकते हैं। कुछ सिंबॉलिकली चीजें ऐसी हैं कि कुछ इमेज वर्क हो सकता है ना उसके साथ। तो और क्या मतलब आपको लगता है कि और क्या हो सकता है उसके साथ, उस करेक्टर के साथ, मतलब उस मृदंग के साथ हो, क्योंकि वो अपने आप में एक करेक्टर है ना, ऑब्जेक्ट है वो उसका ऑब्जेक्ट है जो उसको मतलब उसको इतना उससे प्यार है, उसको इतना लगा है, लेकिन फिर भी वो उसको इतना नहीं मानता, उसको लगता है कि यार ये चीजें भी एक दिन खत्म होने वाली हैं, तो वो ज्यादा सोचता भी नहीं, उसके बारे में सोचता भी नहीं है ना। अगर ऐसी हम थोड़ी सी बात की थोड़ा सा इस सिलेबस के टॉपिक से थोड़ा सा हम बाहर की बात करें, जैसे करेक्टर की बात करें ना, जैसे हिटलर था। अब हिटलर का जो करेक्टर है वो सबको पता है कि नेगेटिव करेक्टर था, उसने कितने यहूदियों को है ना ये चैम्बर में फेंक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन बचपन में उसका जो करेक्टर की एक छोटी सी चीज है कि वो बचपन में पेंटर बनना चाहता था, वो करेक्टर जो था, है ना। लेकिन किसी वजह से या उसके पेरेंट्स ने या कैसे भी वो पेंटर नहीं बन पाया, और वो एक इतना बड़ा वो उसके सामने उसने मतलब दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध पे ले आया, है ना। ऐसे ही मान लो अगर ये करेक्टर जो मृदंग बजाता है ना, क्या ये जो सखाराम है, जो मतलब इंस्ट्रूमेंट सीखना मतलब हर कोई निजी तपस्या ही है, ये है ना, साधना ही है। तो एक बंदा जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, आर्टिस्ट भी है ना, मृदंग भी बजाता है ना, उसको वो अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है शायद वो उसके साथ निकालता है ना, मृदंग के साथ निकालता है, साउंड के साथ निकालता है। जैसे कि कोई भी हम अगर हमें कोई सैड फील हो रहा है तो हम कभी गाने सुनने लग जाते हैं, हमें अच्छा लगता है गाने सुनकर, हम थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। हम खुशी हैं तो खुशी वाले गाने सुनने लग जाते हैं, है ना। या कोई बंदा गिटार बजा रहा है, उसको गिटार बजाने में अच्छा लगता है ना। उसकी ऐसी क्या चीज है कि वो मृदंग के साथ अपने आप को मतलब कंफर्टेबल अपने स्वभाव को कंफर्टेबल करता है, अपने आप को रिलैक्स करता है। हो सकता है कि क्या नाम है, अगर जैसे उसके पास कोई भी महिला नहीं होती होगी, हम्म तब वो उसे अकेले में बजाता होगा हम्म हम्म अपना क्योंकि अकेलापन सखाराम दूर करने के लिए। हम्म एक ये भी चीज हो सकती है सर कि थोड़ा सा क्योंकि वायलेंट आदमी है, मार पीट की उसको आदत है, हम्म तो और मृदंग बजाने में काफी मतलब एनर्जी लगती है और थोड़ा सा उस तरह से बजता है कि काफी हाई इंटेंसिटी वाली चीज है कि जोर लगता है दोनों हाथों से और उस तरह से हम्म बजाता है वो। तो वो हम्म अपना गिल्ट या अपना जो भी उसका जो भी दिन भर जो वो करता है अपने आप को लेके, जो गिल्ट है, जो भी उसको सोच है अपने आप को लेके, वो ये भी जानता है कि वो अंदर से कैसा है बाहर से कैसा, तो वो सारी चीजें उतनी देर वो यही सब सोचता है और मृदंग बजा के अपनी वो फ्रस्ट्रेशन भी निकाल रहा है, अपने बारे में भी सोच रहा है, काफ़ी हम्म चीज़ें वो सिंबलाइज मतलब सिंबलाइज तो एग्जैक्टली ये कर रहा है कि वो उसका फ्रस्ट्रेशन और उसका गुस्सा, लेकिन हम्म वो उसके लिए यूजफुल बहुत तरह से है वो मृदंग की, उसका अकेलापन भी दूर कर रही है, मृदंग से हो रहा है, हाँ और उसका फ्रस्ट्रेशन भी निकल रही है, बहुत सारी चीज़ें उसके लिए वो हेल्प कर रहा है उसको, हम्म वो इंस्ट्रूमेंट। हम्म। मतलब जब भी वो अपने आप को वो मतलब वो फ्रस्ट्रेट होता होगा करेक्टर, जहाँ उसको रिलैक्सेशन चाहिए होगी, वो मतलब उस ऑब्जेक्ट को यूज करता होगा, है ना, कि वो उसको है ना बजाता होगा जहाँ उसको लगता है कि यार अब किसी मतलब जो उसको पसंद नहीं है, ये भी समाज में ये क्या हो रहा है, औरतों को कैसे है ना ऐसे रखा जा रहा है, ये है ना, उस डायरेक्टली नहीं बोल रहा है ना ऑडियंस को, वो इनडायरेक्टली भी ना वे से वो दिखा रहा है मदन के थ्रू, है ना, सॉन्ग के थ्रू।
यस, और एक चीज ये भी हो सकती है सर कि वो कहीं ना कहीं ये सब नहीं करना चाहता हो, क्या पता है कि ये मारपीट और ये सब नहीं करना चाहता है कभी कभी, तब इसलिए भी वो उसको प्ले कर रहा है बैठ के कि मैं करता हूँ ना चाहते हुए भी, मैं कभी हाथ उठा देता हूँ, मैं मारपीट करता हूँ, लेकिन अ, अंदर से हर हर इंसान ऐसा होता है ना, क्योंकि वो अंदर से अच्छा इंसान है, अंदर से साफ है, उतना झूठा नहीं है, तो अंदर से उसके मन में भी एक कॉन्फ्लिक्ट रहता होगा कि मैं ये चीज़ें ना करूं, किसी तरह से अवॉइड करूं, तो उसको ओवरकम करने के लिए भी हो सकता है करता हो, ये भी बैकग्राउंड हो सकता है। सर जो मृदंग होता है हाँ जी, वो मार्शल आर्ट्स में ज्यादा यूज होता है। ओके। मतलब मृदंग का जो पुड़ा है वो मतलब इतना स्ट्रांग होता है, जैसे नगाड़ा नगाड़ा यूज होता है ना। मतलब ये कह सकते हैं मृदंग एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो अग्रेसिव है, इसका साउंड भी अग्रेसिव है, राइट। राइट। तो इसमें जोर लगता है फिजिकली, मतलब आपका जोर लगता है ना। हाथ जब आप हाथ को उसके ऊपर मारते हो तो उसको चोट लगती है, हाथ को भी चोट लगती है ना। और जैसे जैसे ये इसको धूप में इसको और मतलब रखा जाता है, और उसका जो साउंड है उसका चेंज होता जाता है, मतलब और बढ़िया बजता है जितना धूप में रखा जाएगा। कहते हैं कि मृदंग को जितना धूप में रखो, है ना, उसका डायलॉग भी आता है ना इसका, है ना, ये मृदंग जैसे, है ना, तपने के बाद बढ़िया बजने लगता है ना। तो इसका मतलब कि उसको पता है कि इसकी जो खासियत है, इस ऑब्जेक्ट की जो खासियत है ना, कि कैसे वो औरतों को मृदंग के साथ भी रिलेट करता होगा, है ना, यस। जो उसकी साइकोलॉजी है उस करेक्टर की, उस ऑब्जेक्ट को लेकर, है ना। अगर मान लो कि वो किसी औरत को अ, से बातचीत नहीं कर रहा है या बातचीत करना चाहता है ऑन स्टेज, अगर ऑडियंस सामने है हमारे, है ना, तो हमें पता है कि हमारे पास एक ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को हमने यूज करना है, जो एक्टर की प्रॉपर्टी है, प्रॉप्स है जो एक्टर का, जिसे हमने अपना इमोशन दिखाना है ना। तो आप उस मृदंग को अच्छे से यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर यही यही नाटक अगर मान लो कहीं और खेला जाए, ये तो हमने मराठी का एक सोच लिया कि मराठी का है वो, है ना, मराठी का जो एनवायरमेंट है, जो उनका टेक्सचर है, जो उनकी जो भाषा है ना, उसमें भी फर्क होगा, है ना। उनके उनका जो बोलने का जो तरीका है ना, वो भी अलग होगा। लेकिन यही अगर हमारे नॉर्थ में खेला जाए तो उसको आप कैसे देखते हो कि कैसा होना चाहिए, कैसे होगा वो। अगर मान लो उसको अडॉप्टेशन करते हैं हम इस इलाके में, यहाँ पे गर्मी भी है सर्दी भी है, गर्मी भी पूरी पड़ती है, सर्दी भी पूरी पड़ती है। कोई मतलब वो करेक्टर ऐसा है कि वो ड्रिंक भी कर रहा है, स्मोक भी कर रहा है ना, उसको मीठा भी पसंद है, उसको मिर्च भी बहुत पसंद है। तो उसके क्या इन चीजों का हमारे करेक्टर पर कोई असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा सर। तो क्या थोड़ी सी कोई एग्जांपल कोई आपको माइंड में जो हो, आपने कोई रिसेंटली कोई प्ले किया हो या देखा हो या पढ़ा हो, आपको लगता हो कि इस करेक्टर की कुछ चीजें इसके साथ रिलेट हो रही हैं? सर अगर इसे आज के समय में देखा जाए तो इसे कह सकते हैं कि कोई बहुत ही ज्यादा अल्कोहलिक हो, हम्म। और जैसे इलेक्ट्रिक गिटार हो गया, हाँ। जिसे वो बहुत ही वायलेंट मोड में प्ले करता हो, हम्म। तो उस जॉनर में उसे लिया जा सकता है। ड्रम्स हो सकते हैं सर, ड्रम्स प्ले करता है मॉडर्न उसमें, ड्रमर। हम्म। हम्म। तो अगर वो ड्रमर है तो उसका रहन सहन, कपड़े, बॉडी लैंग्वेज सब उस हिसाब से चेंज हो जाएगी, एकदम थोड़ा सा मॉडर्न हो जाएगा। हम्म। और
खान पान पे सर बहुत ज़्यादा फर्क तो मतलब मुझे नहीं दिखता, क्योंकि इंडिया में गर्मी वहाँ भी है, ठंड है, लेकिन हाँ उसके अलग अलग उसमें कपड़े बदल सकते हैं। वहाँ वो एक तरह के कपड़े अगर पहन रहा है तो यहाँ कभी वो नॉर्मल टी शर्ट में भी मिल जाएगा, कभी वो जैकेट पहने और उस तरह के कपड़े बूट में भी मिल जाएगा। तो ये वेरिएशन उसका दिख सकता है, अलग अलग सीन में अलग अलग कपड़े पहने हुआ है। और ठंड है तो वो कहिए ज़्यादा सिगरेट पी रहा है, उसकी ड्रिंक बदल जाएगी, क्या पता है मौसम के हिसाब से। तो ये सारे छोटे छोटे वेरिएशन बदल सकते हैं। महाराष्ट्र में हो सकता है वो गणेश जी की पूजा करने लगा हो, यहाँ है तो वो हो सकता है कि भगवान राम या हनुमान की ज़्यादा पूजा करता हो। तो ये सब चीज़ें भी छोटी छोटी बदल सकते हैं जगह से। मतलब 3 यूनिट कह सकते हैं, क्रिया, स्थान और समय है ना, टाइम, वो हमें उनकी जो सिमिलरिटी है वो हमें देखने को मिलेगी, है ना। ये एक्शन है यहाँ पे, है ना, टाइम भी है ना, प्लेस क्या है ना, कि उसके अकॉर्डिंग करेक्टर की कई चीजें भी बदलेंगी, है ना, उसके बोलने का तरीका भी बदलेगा, उसके उसका जो रहन सहन है वो भी थोड़ा सा चेंज होगा मराठी करेक्टर के अकॉर्डिंग। यहाँ नॉर्थ में होगा तो थोड़ी सी खड़ी हिंदी बोलने लगेगा। अब जैसे ये नाटक आपको आपने सबने पढ़ा ही है, चलो अच्छी बात है ये, कि उसमें अब आप जो सेट देख रहे हो, सेट, है ना, आप विजुअलाइज अगर आप करो तो उसमें आपको सेट में क्या क्या दिख रहा है, कि क्या क्या होना चाहिए, उसके घर में क्या क्या होना चाहिए। सर उसके कमरे में हमेशा कम ही सामान होता है। जैसे हमेशा कभी लक्ष्मी का या फिर दूसरी औरतों का भी जो मोड मतलब सिचुएशन दिखाई वो हमेशा किचन के पास दिखाई है। तो किचन में हमेशा वो कहता है कि दिया सलाई वहां पड़ी होगी या फिर ये चीज यहाँ पड़ी होगी। तो उस चीज को इस तरीके से दिखाया जा सकता है कि बहुत ही कम बर्तन हो, कम सामान हो, और खाने पीने का सामान बहुत ही लिमिटेड कंडीशन में रखा हुआ है और बहुत ही फैला हुआ है। क्योंकि सखाराम भी कहीं ना कहीं इस तरह का आदमी है जो अपने घर की चीजों पे ज्यादा गौर नहीं करता। क्योंकि हमेशा उसके डायलॉग इसी तरीके से आते हैं कि अंदर जाके देख ले, पड़ा होगा, ये यहाँ पड़ा होगा, वो वहाँ पड़ा होगा। तो उसके जो रूम का जो कैरेक्टर मतलब सिचुएशन होगी वो हमेशा फैली हुई होगी, बिखरी हुई। राइट। जैसे हम लेकिन उसको आधे धूरे का सेट की बात करें तो आधे धूरे में भी ये उसका जो पूरा सेट है वो कंप्लीट नहीं है, वो आधा जी है। जी। लेकिन इसी हाँ बस तरह उसमें बस उसके मृदंग को ही वो हमेशा साफ सुथरा करके रखता है, हमेशा उसको एक तरीके से अच्छी कंडीशन में रखता है। और अगर उससे कोई ज्यादा छेड़े तो उसके लिए भी उसे मना करता है। तो उसके रूम में यही सब चीजें दिखाई जा सकती हैं। जैसे उसके कपड़े भी मतलब कम ही हैं, और लेकिन बाकी खाने पीने की चीजें मतलब बिखरी हुई, और शराब और ये सब चीजें। जैसे समय समय पे वो किरदार बीड़ी भी पीता है, हाँ तो हाँ, तो वही उसका सब चीजें। डायलॉग, एक उसका जी डायलॉग ये भी आता है कि वो सब करता है ना, मुंह मुंह फटा है, मुंह में गाली और बीड़ी हर वक्त मौजूद रहती है। इट मीन्स वो एक तरह से टेंस स्मोकर कह सकते हैं ना, वो बीड़ी हर रोज पीता है ना, हर टाइम जी पीता है। जी उसके ये प्रॉप्स होगी, बीड़ी होगी, और उसके साथ जो उसका दाऊद का दोस्त दाऊद आता है उसका दोस्त, उसके साथ वो चिल्म भी लगाता है। उसका प्रॉप्स चिल्म हो गया, है ना, चिल्म भी उसका प्रॉप्स है ना, मृदंग हो गया, मृदंग भी है। अब वो जब लक्ष्मी को मारता है तो वो किस ऑब्जेक्ट के साथ मारता है, क्या होना चाहिए उसके हाथ में, हाथ से मारता है या कुछ और चीज से मारता है, क्या होना चाहिए। और आपको लगता है कुछ और ऑब्जेक्ट के साथ भी मार सकता है वो। ज़्यादातर सर ये हो सकता है कि अल्कोहल थोड़ा सा
वायलेंट बिहेवियर को इन्वोक करती है, तो ड्रिंक करके उसने मारा। और क्योंकि और एक उसके कैरेक्टर की एक ये भी चीज़ मुझे लगती है कि उसका बाकी घर सारा बिखरा हुआ है, किचन सारा बिखरा है, उसको ज़्यादा उसके बारे में नहीं पता, लेकिन जिस कमरे में वो बैठता है उसका बैठक का कमरा है, या फिर वो बाहर थोड़ा सा खुले में की साइड बैठता है, घर के ऐसे कमरे में बैठता है जहाँ वो रोज़ अपना पीता खाता है, अपना उसका दोस्त आके बैठता है उस कमरे में। उसको सारी चीज़ें उसको पता है कि क्या कहाँ पड़ा होगा, भले वो पड़ा होगा लेकिन वो कहाँ पड़ा होगा, कैसे पड़ा होगा, उसके बारे ये में नहीं वो पता। अवेयर है। किचन की चीज़ों के बारे में वो अवेयर नहीं होगा, बस पड़ा होगा, लेकिन वो चीज़ें वो रोज़ यूज़ कर रहा है, वो सिगरेट यूज़ कर रहा है, बीड़ी रोज़ यूज़ कर रहा है, दारू कहाँ रखी है, ग्लास कहाँ से आने हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में वो ज़्यादा अवेयर है। और जब वो मारपीट कर रहा है तो वो मतलब ड्रिंक कर रहा हो सकता है, और हाथ से ही मारना ज़्यादा मुझे समझ आ रहा है। हाँ, वो एक जगह पे ये भी कहता है कि देखो, है ना, वो लक्ष्मी उससे पूछ के जब है ना डीएसएलआई कहाँ पे है ना, तो वो बताता है कि है ना होगी यहीं कहीं, है ना, कि अगर तुमने, मुझे नहीं पता कि वो पहले वाली कहाँ पे रख के गई है, कहाँ पे नहीं रखे गई, उसको पता ही नहीं उस चीज के बारे में। हाँ, वो कहता है कि चिल्म कहाँ होगी, मर्दन कहाँ होगा, ये पूछना है तो पूछ सकते हो, क्योंकि उसमें उसका राज है ना, उसमें एक करेक्टर की, ये कह देते हैं कि करेक्टर की एक लेयर्स है कि वो बता सकता है कि उसको इन चीजों के बारे में पता है, इन चीजों के बारे में नहीं पता है, उनके लिए वो सेकेंडरी चीज नहीं है, उसके लिए फर्स्ट है दंग और फिल्म, है ना, जिसको वो हमेशा अपने साथ में रखता है ना, सिगरेट बीड़ी अपने साथ में रखता है ना। हाँ जी। और इस प्ले में आपको क्या लगता है कि म्यूजिक जो है ना, जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो कैसा होना चाहिए, या अगर मराठी भी लगा लीजिए, जहाँ कोई भी अपने अकॉर्डिंग के, यहाँ पे मृदंग ज्यादा बजनी चाहिए, जहाँ बैकग्राउंड म्यूजिक कोई रिकॉर्डेड हो, जहाँ इस प्ले में आपको लगता है पढ़ने के बाद भी इस प्ले में तो म्यूजिक की ज्यादा जरूरत नहीं है, अगर मृदंग पड़ी है वहाँ पे स्टेज पे। सर प्ले में जब एंड में जब मृत्यु दिखाई जाती है, तो उस वक्त जो बैकग्राउंड में म्यूजिक होता है वो मृदंग ही बहुत जोरों से बज रहा होता है, और वो ये दिखाता है कि सखाराम बाइंडर का दिमाग कितना खराब हो चुका है, या फिर उसके दिमाग में कितनी उलझने बढ़ चुकी हैं। और और उसी साइड में जो लक्ष्मी होती है वो फावड़ा लेकर आती है और खुदाई करना शुरू कर देती है। तो वो अपने आप में बहुत ही एक डार्कनेस शो करता है हर किरदार की। सिचुएशन में वो मृदंग बहुत ज़्यादा हाईलाइट होता है, और वो उस चीज़ को, उस सिचुएशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। और जो प्ले की लाइट है, लाइट, क्योंकि प्ले एक कमरे में ही है ना, ज्यादा उसकी जो लाइट की इंटेंसिटी है ना, कितनी होनी चाहिए, वो ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, जहाँ वो लो लाइट में, अगर ये तो चलो हम स्टेज पे हम कर रहे हैं, अगर मान के चले कि एक घर में हो रहा है जहाँ हम शूट कर रहे हैं कुछ, तो उसकी जो लाइट की जो इंटेंसिटी है, जहाँ उसके करेक्टर की जो, करेक्टर के शेड को जो उभारे, है ना, कि ये इसका अगर शेडो आ रही है लाइट की, है ना, तो इसकी शेडो आनी चाहिए, ये थोड़ा सा, है ना, यहाँ पे पॉजिटिव लगना चाहिए तो यहाँ पे पॉजिटिव लगे, यहाँ पे नेगेटिव लगना तो नेगेटिव लगे, है ना। तो क्या लगता है कि आपको कि पॉसिबिलिटी, कितनी पॉसिबिलिटी है लाइफ में? एक जिस समय की कहानी है, या थोड़ा सा अगर पीछे का है, थोड़ा सा बहुत साधारण से आदमी की कहानी है, बहुत नॉर्मल येलो लाइट और वाइट लाइट में ही वेरिएशन करना चाहिए बहुत ज़्यादा। और थोड़ा सा रेड लाइट भी उसका कैरेक्टर, मतलब ये दो तीन लाइटों में ही डार्कनेस और सब दिखाना पड़ेगा। इन जनरल जब वो बैठा हुआ है, ड्रिंक कर रहा है, बैठा हुआ, तो डल येलो लाइट बैकग्राउंड को अच्छा, मतलब ज़्यादा बेटर रहेगा। और जो उसके जो भी जब वो इंटीमेट होना चाहता है, ऐसे कोई सीन है तो रेड बैकग्राउंड या इस टाइप का
ज़्यादा बेटर जाएगा। और कभी कुछ कुछ केसेस में जहाँ जहाँ जो पॉजिटिव सीन्स हैं तो उसमें थोड़ा सा दिन का सीन, वो दिन के सीन हो सकते हैं जो पॉजिटिव सीन है, उसमें कोई नेचुरल लाइट दिख रही है। हाँ, सही कह रहे हैं। जैसे ये नाटक है, ये है ना, ये एक बिल्कुल ही डार्क डार्क है ना नाटक है ना। सोसाइटी का एक ऐसा पक्ष है जो है ना विजय तेंदुलकर जी ने बहुत अच्छे से है ना बताया है इसमें। क्या पहले जो नाटक होते थे, जो पहले नाटक होते थे, जैसे अगर मान लो हम इडिपस की बात कर लें है ना, या सोफोक्लिस के जितने नाटकों की बात कर लें, ट्रेजेडी जो हम बात करते हैं, जब वो नाटक लिखे जाते थे तो उसमें मतलब कॉमेडी के जो अंश थे वो कम आते थे पहले है ना। धीरे धीरे जैसे जैसे नाटक की संरचना हुई है ना, आगे बढ़ता गया नाटक है ना, ड्रामा आगे बढ़ता गया, तो उसमें कॉमेडी भी आने लगा है ना। अब पहले क्या था कि सिर्फ ट्रेजेडी है तो ट्रेजेडी है, कॉमेडी है तो कॉमेडी है। लेकिन अब क्या हुआ कि उसके बाद में हमने हास्य और ट्रेजेडी को हमने एक साथ लेकर आया ना। अब नाटक में तो चलो अब एक्सपेरिमेंट बहुत हो रहे हैं, नाटक में, फिल्म में है ना। कहीं ना कहीं जैसे सोफोक्लिस की बात करें है ना, तो उसमें खाली मतलब ये अभी आप स्टार्टिंग से लेकर ट्रेजेडी ही ट्रेजेडी देख रहे हो ना पूरे नाटक में है ना। अगर सखाराम की बात करें तो थोड़ा सा ये इसमें थोड़ा सा ट्रेजेडी ट्रेजेडी भी है इसमें। इसमें पर थोड़ा सा कॉमिक भी आता है, जब दाऊद आता है, दाऊद के साथ है ना, उसके साथ वो डिपेंड करता है डायरेक्टर पे है ना, वो उसको कैसे दिखा रहा है ना। कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं ऑडियंस को थोड़ा सा रिलीफ चाहिए है ना। अगर थोड़ी सी इतना इंटेंस प्ले है, इंटेंस प्ले होने के बाद आप थोड़ा सा उसमें बीच में मतलब एक इमोशन में आप ऑडियंस को ले गए है ना, पूरे इमोशन में आपको थोड़ा सा उसको ब्रेक कर किया है ना, हल्की फुल्की कॉमेडी डाली, हाँ ठीक है ना, तो थोड़ा हल्का महसूस हुआ ऑडियंस को, फिर आपने कोई बड़ी बात कहनी तो आप कह सकते हो आराम से है ना। हम इसमें कहानी में हम फ्लैशबैक भी यूज कर रहे हैं ना, एसाइड है ना, मतलब स्वागत जिसे कहते हैं। अगर एक करेक्टर की अपने आप से बात है ना, वो अपने आप से बात कर रहा है लेकिन एक ऑडियंस को बात कन्वे कर रहा है ना। सर जब इसमें लक्ष्मी का जो एक सीन है कि वो किचन में जब बैठी होती है वो चूहे से भी बात कर रही होती है। चीटियों से बात कर रही हाँ, चींटियों से। तो फिर सखाराम पीछे से आता है और वो कहता है कि ये किससे बात कर रही है, तो वो कहती है कि मेरी दोस्त है, इससे मैं इतने दिनों से बात कर रही हूँ। तो वो एक मोमेंट आता है जो थोड़ा फनी होता है इसमें। हाँ, फनी भी होता है, लेकिन उसमें बड़ी अच्छी मतलब चीज फ्लैश मतलब कह सकते हैं, वो स्वागत कह सकते हैं टाइप का, कि चीटियों के थ्रू वो अपनी बात कह रही है ना, चीटियों से बात रख रही है, अपने माइंड की जो उसकी जो स्थिति चल रही है उस वक्त है ना, वो बता रही है ऑडियंस को है ना। तो ये मतलब ये जो सीन जब सखाराम एंटर करता है तो देखता है तो उसको लगता है कि मतलब उसकी मेंटली जो सिचुएशन है वो कैसी हो चुकी है लक्ष्मी की है ना, कि वो जी चीटियों से बात कर रही है जी, उसका अकेलापन ये शो करता है। उसका अकेलापन शो करता है। सिंबॉलिकली हमें मतलब राइटर ये दिखाना चाहता है कि वो कितनी अकेली है लाइफ में है ना। और चींटियों से बात कर रही है, चींटी अगर उसके ऊपर चढ़ रही है तो वो हंस रही है। अब उसी चीज को लेकर वो उसके माइंड में जब उसको मारने जाता है, सकरम मारने जाता है कि हंस उसी तरह है ना, जिस तरह जैसे तुम्हारे ऊपर चींटी चल रही थी उसी तरह हंस है ना। अब वो देखना चाहता है कि कितना कितना ये सह सकती है ना, कितना क्या ये सच में वो उसकी वो फ्रस्ट्रेशन थी, या उसको वो उस चीज से निकालना चाहता है कि उसकी हालत जो बनी हुई है ये ऐसी क्यों बनी है। जब सखाराम उसको आता है, लक्ष्मी को मारने आता है, जब वो सो रही होती है उसको बोलता है कि उठ है ना, हंस। वो बोली नहीं मुझे तो नींद आ रही है ना, मुझे सोने दो। कहने नहीं है ना, बाद में सो लेना है ना, पहले हंस उस तरह जैसे तुम्हारे ऊपर चिट्ठी चल रही थी है ना। अब उस करेक्टर में भी अगर हम देखा जाए कितनी लेयर्स हैं, उस सिचुएशन में कितनी लेयर्स हैं है ना। अब वो उसको हंसाने की कोशिश कर रहा है, भी हंस है ना। वो अब सखाराम से डरी हुई है और हंसती भी है ना? हाँ उससे सर, पहले क्योंकि हाँ क्योंकि लक्ष्मी को उसने बहुत ही कम हंसते हुए देखा था, उसे हमेशा हाँ डरा सहमा ही देखा था उसने डरा हमेशा। सहमा हुआ देखा था।
इतना तो बोलते उसे हुए नहीं देखा। तो वो दोबारा उसे उसके हाँ चेहरे पे बोलने वो की। खुशी देखना चाहता था। हाँ, है ना। लेकिन क्या है कि अब लक्ष्मी जो करेक्टर है वो उसके सामने वो नहीं आ सकती, क्योंकि मेल डोमिनेटेड समाज में वो अपने आप को रख रही है, वो करेक्टर रख रही है कि पति के सामने है ना बोलना नहीं है, पति को मतलब ये नहीं कहना है ना। अ, अ, अब पति तो उसका नहीं रहा है, लेकिन वो उसको कहीं ना कहीं उसने उसको आसरा दिया है, वो उसको मतलब उसको लगता है कि वो उसके लिए सब कुछ वही है। उसको छत दे दी है, उसको खाने के लिए क्या दे दिया है ना। उसके लिए शायद जो उसकी फिजिकल है ना भूख है वो उसको भी लगता है कि नहीं नॉर्मल है, इसको कुछ नहीं है ना। लेकिन मेन क्या है कि उसके लिए सखाराम जो करेक्टर है कि ये इतना सच्चा बंदा है, या सच बोल रहा है ना, और जो भी कर रहा है ना, अगर दारू पी रहा है, किसी के पास भी जा रहा है, इसलिए उसको उसके साथ लगाव भी है। चाहे उसकी आदतें बुरी हैं, चाहे वो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए नेगेटिव करेक्टर है सकारात्मक, कि वो शराब भी पीता है ना, दारूबाजी करता है, रंडीबाजी करता है, गांजा फूकता है, जो भी कर रहा है, लेकिन वो नेगेटिव है। लेकिन उसके करेक्टर की पॉजिटिविटी, पॉजिटिव पक्ष ये है कि वो जो कह रहा है वो सच कह रहा है ना। अगर वो एक डायलॉग उसमें ये भी आता है कि अगर आपने पाप किया है तो छाती पर चढ़कर कह दो तो पाप किया है मैंने, है ना। इसमें मतलब सजा भुगतने के लिए तैयार रहो, है ना। इसमें चोरी का एक आएगी, अगर भी मतलब आपने जो काम किया है, जहाँ अगर आपको कोई चीज आ रही है या नहीं आ रही, तो आप बोलो कि नहीं आ रही तो नहीं आ रही, आ रही है तो आ रही है। राइट। तो कहने का मतलब है कि अब हमारे पास आप सकाराम बाइंडर हो गया, सकाराम बाइंडर के अलावा अगर आपने डॉक्टर प्रोसेस पढ़ा होगा, डॉक्टर प्रोसेस में भी क्या है कि अगर किसी ने पढ़ा है डॉक्टर प्रोसेस तो थोड़ा सा हाथ हिला दीजिए ताकि पता चल जाए डॉक्टर प्रोसेस कितने अ, हम थोड़ा सा उस पर भी डिस्कस कर लेंगे और फिर उसको समाप्त करेंगे सबको ना। किसका प्ले है सर ये? नहीं पढ़ा है। डॉक्टर प्रोसेस को नाम मुझे नहीं पढ़ा है। रिकॉर्ड नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, मैं आपको बता दूंगा नाम। डॉक्टर प्रोसेस बहुत पुराना प्ले है, जैसे शेक्सपियर प्ले है ना, ऐसे ही डॉक्टर प्रोसेस बहुत पुराना प्ले है। तो मतलब उसमें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको राइटर का नाम भी बता दूंगा। अ, कि एक बंदा है जो डॉक्टर है, जो मतलब तांत्रिक विद्या के थ्रू, है ना, मतलब पूरी पूरे समाज को, पूरी दुनिया को जीतना चाहता है तांत्रिक विद्या के थ्रू, है ना। लेकिन उसका जो इनर थॉट है वो उसको कह रहा है कि नहीं, ये गलत है ना। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दो थॉट चलते हैं उसके अंदर, है ना, दो कहानियों में। मतलब उसके अंदर की एक अंदर की कहानी चलती है, एक आउटर की। वो कहता है कि नहीं, है ना, अगर ये सब चीजें मतलब तुम कर दोगे तो इससे मनुष्य की जो अगर मान लो तुमने ये तांत्रिक विद्या से तुमने जीत हासिल कर भी ली तो क्या करोगे तुम उसको। क्वेश्चन करता है, उसका इनर थॉट क्वेश्चन करता है कि क्या करोगे। तो कि तुम्हें ये करना चाहिए कि मनुष्य हैं जो उनका इलाज तुम्हें फ्री करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनको ये करनी चाहिए। लेकिन जब आउटर आता है तो आउटर कहता है नहीं, ये नहीं है ना करना चाहिए, तुम दुनिया को जीत लो, है ना। मतलब वो सब नेगेटिव जो विलन का है ना, कि एक अंदर हीरो, एक विलन, दोनों मतलब चलते हैं उनके आपस में, है ना, इनर और आउटर। वो करेक्टर, जैसे वो करेक्टर के इनर आउटर चलते हैं, ऐसे सकाराम का भी इनर आउटर चलता है साथ साथ, है ना, कहीं ना कहीं कि वो ऐसा है, अपने आप को बदलना नहीं चाहता, है ना। वो सबके साथ ऐसे ट्रीट करता है ना, वो सबको, उसको लगता है कि ये जो भी हम कर रहे हैं उसको आप सीधा बोलो कि मैं जो कर रहा हूँ ये ऐसा ही है, ऐसा ही होना चाहिए, है ना। अ, अगर पाप करो तो छाती पर चढ़ के कह दो कि पाप किया है मैंने, है ना। या अगर आप दारू पी रहे हो तो दारू बोल दो आपने दारू पी है ना। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी उस करेक्टर में कहीं ना कहीं एक करेक्टर में ये है कि वो कभी झूठ नहीं बोलता, उसको झूठ जो है वो पसंद नहीं है। जब उसके साथ
धोखा होता है, उसका दोस्त ही उसके साथ धोखा कर रहा है, उसको पता चलता है कि चंपा का उसके साथ अफेयर है, ये है ना। तो वो उसको पहले अपने मतलब जो उसका एक ट्रुथ एंड बिलीव बना हुआ था, है ना, उसका पहले वो टूटता है। तो वो टूटता है कि नहीं, है ना, इसमें क्या है कि ये तो कुछ भी नहीं, है ना, जो उसने इतने सालों से अपने बैकग्राउंड में चीज कैरी की हुई थी, है ना, वो उसका वो जो भ्रम है वो टूट जाता है ना, उसका दोस्त के प्रति नजरिया बदल जाता है ना, उसका औरत के प्रति नजरिया बदल जाता है। लेकिन फिर एट द एंड लक्ष्मी उसको संभालती है, जब उसको बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं सारे, है ना, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, ये वो, है ना, इसमें तो सब उसका उसी का कसूर है ना, जो चंपा थी वही ऐसी थी, है ना। और उसको फिर उसको लगता भी नहीं, अब ये जो कह रही है ना, जहाँ उसके जो अंदर अंदर थॉट चल रहा है ना, इनर थॉट चल रहा है कि यार क्या सही है क्या गलत वाला जो कंफ्लिक्ट है, जो ऑडियंस पे सवाल छोड़ता है। बेसिकली ड्रामा का हमें मतलब यही है कि हम अपने अभिनेता के थ्रू, है ना, एक्शन के थ्रू हम जो भी मैसेज देना चाहते हैं, और वो जो ऑडियंस है जो बैठी है, जो देख रहे हैं, है ना, वो क्वेश्चन को, है ना, सुनते हैं, क्वेश्चन पे है ना आंसर भी उनके पास होते हैं, वो भी मतलब सोचने पे मजबूर होते हैं कि ये जो नाटक के जरिए हमने देखा है ना, वो कितना सही है कितना गलत है ना, क्या और ऑडियंस को महसूस होता है कि हम ये जो करेक्टर है शायद हमारे अंदर भी है ना, हम सबके अंदर भी है, कि हमने देखा है ना कहीं हमारे गुड एंड बैड करेक्टर हर इंसान के अंदर होता है ना, अच्छा इंसान भी होता है, बुरा इंसान भी होता है ना, कौन सा आदमी होता है ज्यादातर, कैसे कैसे अलग अलग इंटरप्रिटेशन है अलग अलग करेक्टर की, है ना, दाऊद की अलग है ना, चंपा के पति की अलग है, चंपा की अलग है ना, लक्ष्मी की अलग है, सताराम की अलग है। एक प्रॉपर कहानीकार का जो कहने का जो नजरिया है, या एक कोई डायरेक्टर उसको करता है तो उसका अलग नजरिया है, जैसे जैसे, है ना, जैसे कोई एक्टर इसको करेगा, है ना, सताराम के करेक्टर को करेगा, अगर मराठी है तो मराठी अपने हिसाब से करेगा, अपने हिसाब से थॉट से करेगा, क्योंकि एक एक्टर की भी एक जर्नी है, एक एक्टर की भी एक कहानी है ना, वो कहानी लेकर आया, उसने कुछ चीजें एक्सपीरियंस की है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई अभिनेता है, अगर अभिनेता को बोला गया कि आपने बीड़ी पीनी है स्टेज पर, है ना, चलो अभी तो बैन है कि स्टेज पे पी नहीं सकते, अगर एज एन आर्टिस्ट एज एन एक्टर हम बात करें कि अगर एक बीड़ी पीनी है एक करेक्टर ने, तो वो बीड़ी पिएगा तो पिएगा कैसे, है ना, क्या उस अभिनेता को जहाँ तो उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, एक बीड़ी है जो बीड़ी पी कैसे जाती है ना, अगर आप उसको सिंबॉलिकली ऐसा करोगे कि वो लगे, अगर सिंबॉलिकली भी कर रहे हो, अगर आपको बीड़ी नहीं पीनी आती है ना, जब आपने नहीं पी कभी, तो पहले जब पीता है इंसान तो पहले कश में आपको क्या लगता है कि एकदम खांसी आती है ना, खांसी आ गई, किसी से नहीं पी गई, लेकिन वो है चैन स्मोकर, है ना। तो क्या आपको लगता है कि ये छोटी चीजें भी, जैसे बीडी हो गया, चिल्म हो गया, उसके करेक्टर को मतलब हाईलाइट करती हैं, कितना हेल्पफुल रहती हैं उस करेक्टर के लिए। वो ये दिखा पाती है कि क्या नाम है, वो व्यक्ति इस चीज का एडिक्ट है या वो करेक्टर इस चीज का एडिक्ट है। हम्म अगर वो पहली बार पी रहा है तो वो अगर खांसी करता है तो वो लगेगा कि अभी मतलब पहली बार पी रहा है, वो करेक्टर को दिखा देगी कि करेक्टर पहली बार पी रहा है, या हम्म उसके का जो भी उसको परफॉर्म कर रहा है उसके काम को दिखा देगी कि हम्म क्या ये पहली बार पी रहा है। वो सवाल ऑडियंस को दो तरह के मन में पैदा कर देगी हम्म कि क्या नाम है, जो करेक्टर को कर रहा है वो पहली बार पी रहा है या करेक्टर ही पहली बार पी रहा है, अगर वो नहीं जानता तो पीना। हम्म हम्म। तो कहने का मतलब है कि जो भी एक्टर इसको मतलब करेक्टर को करता है, उसको कुछ टेक्निकली चीजें उनको पता होनी चाहिए, है ना, कि अगर उन्होंने ये जरूरी नहीं कि आप पीकर ही आप बता सकते हो कि एक बीड़ी है तो बीड़ी को पीना ही जरूरी है, लेकिन उसका जो अगर आप पी नहीं सकते तो आपको देखना जरूरी है, आपने ऑब्जर्व कितनी अच्छे से की है ना,
आपकी ऑब्जर्वेशन कितनी स्ट्रॉन्ग है कि आपने, आपको पता है कि एक बीड़ी है, बीड़ी को आपने लगाया, उसको लगाया के बाद आपने उसको इनहेल किया, जैसे आपने इनहेल किया वो कितना किया है ना, बाहर निकाला है ना, बाहर निकालने के साथ ही वो करेक्टर कब बीड़ी पीता है, क्यों पीता है, किस समय पर पीता है। अब देखा होगा कि कई करेक्टर हैं कि टेंशन में होते हैं, तो उनको बीड़ी चाहिए या सिगरेट चाहिए है ना, जहाँ वो अपने माइंड को रिलैक्स करते हैं, जहाँ कोई राइटर है लिख रहा है उसको साथ में सिगरेट पी रहा है ना। तो ये कहीं ना कहीं करेक्टर की छोटी छोटी चीजें हैं जो मतलब हमें वो उसके करेक्टर को बुनती हैं है ना, करेक्टरों को हेल्प करती हैं है ना। जैसे अब वो ड्रिंक भी कर रहा है, अब ड्रिंक करने के बाद जो उसका जो लहजा है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा उस करेक्टर का है ना। कि जैसे हमें मतलब कह सकते हैं कि पहले नाटक हो गया, नाटक में हमें कोई भी हो गया, प्लॉट हो गया, प्लॉट में करेक्टर हो गए, फिर उसके 3 यूनिट हो गया ना जो हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, और फिर उसमें आगे सेटिंग्स आ गई है ना, उसमें करेक्टर के फ्लैशबैक आ गए, उसमें उसका स्वागत आ गया करेक्टर का है ना, और एक करेक्टर का दूसरे करेक्टर के साथ है ना कनेक्शन, करेक्टर का जो थॉट है वो भी एक्टरों के साथ जुड़ा हुआ है ना। जो राइटर ने जो लिख दिया, कई हूबहू ऐसे ही पेश कर सकते हैं कि उसको पढ़ के जो उन्होंने जो महसूस किया, उनको लगता है कि इसका एंड चेंज होना चाहिए, एंड में कुछ और होना चाहिए, उनकी इंटरप्रिटेशन कुछ अलग है, वो भी हो सकती है ना। तो काफी इसमें काफी लेयर्स हैं, तो काफी एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं, कई चीजें हमें इतिहास से जो हमें हमने जो बुक्स में पढ़ा है, जहाँ हमने जो चीजें कि पहले ऐसे नाटक होते थे है ना, ऐसे नाटक में पहले ट्रेजेडी होते थे, फिर ट्रेजेडी के साथ में बीच में कॉमेडी आने स्टार्ट हो गई है ना। कॉमेडी आने के साथ साथ कैसे कि दर्शकों का जो दर्शक आए हुए हैं देखने है ना, वो सिर्फ रो ही रहे हैं, लेकिन अब वो रोने के साथ वो है ना, हंसना और रोना हमारा एक दूसरे सिक्के का पहलू है ना। कि हंसना भी इतनी जरूरी है, रोना भी इतनी जरूरी है ना। अब अब जैसे ही कोई हंस रहा है, हंसते हंसते आप सीन को एकदम डिवर्ट करते हो, उसमें इमोशन में बिल्कुल ही ऑडियंस का चेंज आता है ना। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, 3 इडियट में एक सीन है जब वो आमिर खान जब पढ़ते हैं वहां पे, तो वो लड़का आता है क्या नाम है उसका, वो जो प्रोजेक्ट बनाकर लेकर आता है ना, तो प्रोजेक्ट बनाकर लेकर लेकर आता है, जैसे ही वो प्रोजेक्ट अपना दिखाता है अपने टीचर को कि ये देखिए हमने प्रोजेक्ट बनाया, और वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं है ना। उससे पहले की कॉमेडी एक सिचुएशन चल रही है, पूरा हंसी मजाक वाला सीन चल रहा है, उससे पहले वो सिचुएशन क्रिएट हो रही है। जैसे ही वो प्रोजेक्ट उसका वो मतलब पास नहीं करते, तो वो जाके सुसाइड कर लेता है, तो है ना। जैसे ही वो शॉट जाता है, एकदम शॉट जाने के बाद क्या होता है कि एकदम उनको लगता है कि वो सुख आता है वहां पे ऑडियंस के लिए है ना, कि ये क्या है ना। तो ऐसे ही क्या जो नाटक है, नाटक में हम कॉमेडी भी देखते हैं है ना, कॉमेडी के साथ जैसे ट्रेजेडी देखते हैं साथ साथ है ना। तो एक जो नाटक जो आप भी लिखे हैं, जहाँ जो आप पढ़ेंगे है ना, उसमें क्या है, प्लॉट आ गया, आइडिया आ गया, करेक्टर आ गए, सेटिंग आ गई है ना, करेक्टर के और चीजें लेयर्स आ गई है ना, जितना डिटेलिंग आप कर सकते हैं है ना, उतनी आपके लिए मतलब बढ़िया रहेंगी। तो बाकी और कोई आप सबका कोई क्वेश्चन हो अभी, कोई प्ले के रिगार्डिंग या और कुछ के रिगार्डिंग। हाँ, एक चीज और, जो मास्क था, मास्क वो कितना इम्पोर्टेंट है अपने मतलब किसी चीज को दिखाने के लिए। जो मास्क है वो पहली बार इटली में यूज हुआ था, उन्होंने लेकर आए थे है ना? सर मास्क भी जैसे एक्सप्रेशन के साथ बने होते हैं, जैसे कोई हैप्पी फेस होता है और कोई एकदम सैड फेस होता है, तो उस तरह के मास्क का भी यूज किया जा सकता है हर तरह की सिचुएशन को और ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए। कोई किरदार अगर बहुत ही ज़्यादा डीपली सैड है तो उसके लिए सैड तरह का मास्क
ताकि वो उसके इमोशंस को और भी डार्क शो कर सके। ठीक ठीक है। हाँ जी। हेलो सर, मैं अमित सिंह। हाँ जी, हाँ जी। सर मैं बोल रहा हूँ कि मैंने तो जैसे एक कोर्स में एडमिशन ले लिया है, बट एज मतलब मुझे एक्टर बनने के लिए क्या मुझे तो कहीं थिएटर ज्वाइन करना होगा या मतलब? नहीं, हाँ, अगर आप मतलब एक्टर बनना चाहते तो थिएटर ज्वाइन कर लेगी तो अच्छी बात है, क्योंकि थिएटर में क्या है कि आपको बेसिक जो है ना, एक्टिंग के बेसिक तो आप सीखते हो, है ना, कि आप नाटक, पहली बात है कि आप नाटक पढ़ते हो, है ना, नाटक की जो टेक्निक्स है वो समझते हो, है ना, एक करेक्टराइजेशन कैसे होती है ना, वो पढ़ते हो। जैसे अभी हम जो हमारा जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, है ना, जो हम नाटक के बारे में बात कर रहे हैं, जो मेरा टॉपिक है मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ। लेकिन क्या कि कई राइटरों ने लिखा हुआ है ना, जैसे आपने नाम सुना होगा, स्टेनिस्लॉवस्की का नाम सुना होगा, है ना, ब्रेख्त का नाम भी सुना होगा, है ना। तो ये सब क्या है कि उन्होंने मतलब आप तो खुद नहीं लिखा, लेकिन उनके जो स्टूडेंट थे उन्होंने लिखा था, है ना, नोट्स बनाए हुए थे कि उनका काम करने का तरीका क्या है ना, एक करेक्टर को करेक्टराइजेशन करने का तरीका क्या है ना, एक करेक्टर कैसे बनता है ना, वो कैसे बनेगा, है ना, एक करेक्टर है उसकी वो कैसे चलेगा, कैसे बोलेगा, कैसे बैठेगा, है ना, कैसे वो क्या खाएगा, क्या खाने में पसंद करता है, क्या खाने में नहीं पसंद करता है ना। तो ये सारी चीजें हैं उसमें, मतलब जो बुक्स में लिखी हुई है, स्टेनिस्लॉवस्की की जो बुक्स है ना, लेकिन उसको समझने के लिए फिर आपको एक थिएटर ग्रुप तो चाहिए चाहिए, जिसमें आप अपना अभ्यास करो, है ना। पढ़ना चलो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपने एक्टर बनना है तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है ना, अभ्यास बहुत जरूरी है। सर जैसे तो एक जी। ये थिएटर ज्वाइन करने के लिए क्या इसका कुछ फी, कुछ चार्ज लगेगा क्या? आप कहाँ से हैं मतलब अमित सर जी? मैं झारखंड से हूँ। झारखंड से। तो झारखंड में क्या है कि लोकल ग्रुप आपके चलते होंगे, आप पता करिए कहीं पे लोकल ग्रुप होंगे। मुझे लगता है झारखंड से थे अपने हबीब तनवीर जी, शायद झारखंड से थे शायद, मुझे लगता है, आई थिंक। कौन हाँ सा? मतलब, हाँ। तो क्या है कि आपके झारखंड में भी लोकल ग्रुप चलते होंगे, है ना, थिएटर के ग्रुप। अगर वहां पे कोई नहीं चलता तो आपको वहीं पे पता करना पड़ेगा। अगर नहीं, अगर आपने थिएटर में करना है, जैसे इग्नू का भी ये निकला हुआ है ना, ऐसे ही पंजाब यूनिवर्सिटी में एमए का है, हैदराबाद में है, और एमएससी है, तो आप वहाँ पे जो ट्रेनिंग स्कूल है, ट्रेनिंग स्कूल में भी जा सकते हैं, है ना। सर ये जो अभी क्लास चल रहा है काउंसलिंग, ये 26 बैच का ही चल रहा है या प्रीवियस बैच का चल रहा है? हाँ जी। ये जो अभी जो काउंसलिंग चल रहा है ये जो हम लोग का 19 जुलाई से 19 जुलाई से 28 जुलाई तक जो वर्कशॉप है, ये जी जी जी। जनवरी 2023 सेशन का है या प्रीवियस सेशन का है? ये आपको ना अच्छे से बता सकते हैं जो मतलब सर से अपने, है ना। तो क्योंकि मेरा जो स्लॉट है वो है 12 से लेकर 15 तक का ना। जो इग्नू के जिनसे आपकी बात होगी वो ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं। मैं देखता हूँ उनको, ऑनलाइन लेता हूँ, देखता हूँ सबको। रणदीप सर, मैं यही हूँ। नमस्कार प्रिय हाँ विद्यार्थी, कल भी सर। मैंने बताया था कि प्रैक्टिकल का मैटर है वो हमारा नहीं है, हमारा काम है सिर्फ काउंसलिंग कराना। और जो आपको शेड्यूल आया है प्रैक्टिकल, उसको आप फॉलो करिए। और डॉक्टर राजू का जो आपके पास कोऑर्डिनेटर हैं इस प्रोग्राम के, आप उनसे भी जानकारी प्राप्त करें। प्रोस्पेक्टस के ऊपर उसका उनका ईमेल आईडी मिल जाएगा, वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। उनसे आप यस संपर्क सर। करेंगे तो आपको विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ओके सर, थैंक यू। जी सर।
सर हमारे कोर्स का सिलेबस क्या रहेगा उसके बारे में भी जो कोऑर्डिनेटर है वही बताएंगे, आप लोग कुछ बता सकते हैं? हेलो जी जी हेलो हाँ जी क्या क्वेश्चन था मैं कह रहा था सर हमारा सिलेबस क्या रहेगा, मतलब जो ये कोर्स चलेगा इसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग थिएटर के रिगार्डिंग पढ़ेंगे, ये आप बता सकते हैं या फिर ये भी इनसे ही पूछना होगा? हाँ ये सर जो कोऑर्डिनेटर सर हैं वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। जो अपना टॉपिक था जो जैसे मैंने कल आपको पढ़ाया है ना, ड्रामा और थिएटर, हाँ जी हाँ जी। ये हमारे वो टॉपिक रहेंगे ये है ना सिलेबस के सी है ना, ड्रामा एंड थिएटर। थैंक यू सर। सर कल का सब्जेक्ट क्या रहेगा? हेलो 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 हाँ जी हाँ जी 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 हेलो रणदीप जी सर, सर अभी और है या नहीं सर अभी हाँ खत्म हो गया सर। ठीक है सर, धन्यवाद आपका, सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद। मैंने लिंक थैंक पे यू शेयर किया है स्टडी मटेरियल का। अगर कोई विद्यार्थी के पास स्टडी मटेरियल नहीं है तो वो ई ज्ञान कोर्स का जो लिंक है मैंने शेयर किया है, आप वहां से अपना मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सर, ठीक थैंक है यू। ठीक है सर, ठीक है सर, कल थैंक मिलते हैं सर। थैंक यू सर। यू। थैंक यू सर। ओके सर। थैंक यू सर।